तरीके से जो है रिसर्च की जाती है, जिसमें 7 स्टेप्स जो है ना मतलब हमने पढ़े हैं बीआरएम के अंदर, जी जो टॉपिक से स्टार्ट होते हैं कंक्लूजन तक। तो पहले हमें टॉपिक सिलेक्शन होती है, जो जर्नलाइज्ड से हम लोग जो है ना उसको मतलब लेके जा रहे होते हैं एक टॉपिक की तरफ ना, उसको एक्सट्रैक्ट करते करते एक जर्नल आइडिया से उसको अपना टॉपिक बनाते हैं। हाँ और उसके बाद लिटरेचर रिव्यू होता है सर। और मतलब लिटरेचर रिव्यू के बाद हम रिसर्च मेथोडोलॉजी बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस रिसर्च को करेंगे, जिसमें हम लोग डेटा बताते हैं कि सेकेंडरी डेटा होगा या प्राइमरी डेटा होगा, या हम लोग कौन कौन से टूल्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे डेटा एनालिसिस के लिए। तो उसके बाद हम लोग फिर डेटा एनालिसिस की बात करते हैं कि किस टूल्स के तरीके से और कैसे हमने डेटा एनालाइज किया है। तो उसके बाद जो है फिर हम लोग वो रिजल्ट्स की बात करते हैं कि ये उस डेटा एनालाइजेशन के जो है वो रिजल्ट्स आए हैं, और फिर वो कंक्लूजन आ जाता है। और फिर उसमें हम लोग रिकमेंडेशन दे देते हैं कि इस टॉपिक पे अगर किसी ने इन फ्यूचर रिसर्च करनी है तो उसके लिए ये रिकमेंडेशंस हैं, या मतलब उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती है उस मतलब जो इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए रिकमेंडेशंस भी हम लोग एंड में देते हैं, और फिर रेफरेंसेस आ जाते हैं उसी पेपर के। तो ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा इन्होंने क्लियर एक बताया किस तरह से ये बेसिकली कि एक पेपर किस तरह लिखा जाता है बेसिकली। लेकिन पेपर लिखने से पहले जो है थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ती है, लिटरेचर रिव्यू। तो आप लोगों ने अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में कुछ पेपर्स पढ़े हैं, लिटरेचर रिव्यू किया है, कुछ आइडिया है पेपर्स के बारे में? यस सर, ऑलमोस्ट जो है मतलब जब भी हमने बीआरएम का सब्जेक्ट लिया है बीबीए में या एमबीए में, तो दो तीन पेपर तो हर टीचर जो है ना वो पढ़ा ही देता था उस सेमेस्टर में। ओके। अच्छा, तो इसमें जो है ना बेसिकली जो आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट हाईलाइट करें। ठीक है। रिसर्च जो है वो दो तरह की होती है, मैं ज़रा थोड़ा सा समझा दूं, आपने पढ़ा भी होगा पहले। एक होती है प्राइमरी रिसर्च और एक होती है सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी रिसर्च ये होती है जब आप कंस्ट्रक्ट बना रहे होते हैं और डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एंड, यानी कंज्यूमर्स हो गए या कोई एम्प्लॉय हो गए, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च ये होती है कि जो ऑलरेडी कभी डेटा मौजूद होता है तो हम उसको जो है यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब ये जो कोई एक सवाल ये भी आता है कि ये दे आर डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड्स, यहाँ पे बहुत लोग हैं, एचआर के भी हैं, फाइनेंस के भी हैं। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट रिसर्च होती है। जो रिसर्च जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट वाइज नहीं होती। बेसिकली ये दो तरीके की रिसर्च हो रही होती है। एम्पेरिकल रिसर्च हम करते हैं। एम्पेरिकल रिसर्च में ये दो रिसर्च होती है। एक और रिसर्च होती है थियोरेटिकली, वो जो है वो हम लोग नहीं कर रहे होते। तो ये जो है प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। अमूमन जो है जो लोग फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, उससे एसोसिएटेड उसमें जो है क्वांटिटेटिव में जो होते हैं, वो अमूमन जो है वो सेकेंडरी रिसर्च कर रहे होते हैं। और अमूमन वो लोग जो इसमें नहीं होते, दूसरी फील्ड में होते हैं, लाइक मैनेजमेंट, एचआर, मार्केटिंग, सप्लाई चेन में भी मोस्टली जो है रिसर्च कभी प्राइमरी कभी सेकेंडरी मिक्स होती है। और इनमें जो है अमूमन जो है वो प्राइमरी होती है। ठीक है। तो ये रिसर्च के दो तरीके हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये मैं अमूमन बताया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंस वाले प्राइमरी नहीं कर सकते और बाकी लोग जो है सेकेंडरी नहीं कर सकते। सेकेंडरी रिसर्च करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि एक ज़माना था कि जब आप डायरेक्टली पब्लिश्ड डेटा को लेके एनालाइज करते थे, तो अब आजकल वो ज़माना नहीं है। फाइनेंस में अब जो है कैप निकालना, क्योंकि डेटा जो है सेकेंडरी डेटा मींस जो पब्लिश डेटा है वो लिमिटेड है एज कम्पेयर टू जो पेपर्स पब्लिश्ड होते हैं या जो लोग जो है काम कर रहे होते हैं। अब आपके पास स्टॉक का डेटा है तो आपके पास प्राइसेस का डेटा होगा, आपके पास जो है कंपनीज का डेटा होगा, आपके पास मैक्रो डेटा होगा, लेकिन वो कम डेटा होता है। तो अगर आपको गैप फाइंड करना है या आपकी देखना है कि आपने नया काम करना किया, तो नया काम करना उस एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर मुश्किल होता है। तो फिर हम उसमें कुछ नया डेटा कैलकुलेट कर रहे होते हैं थ्रू सर्टेन मेथडोलॉजीज और ये सब चीज़ें। तो इस वजह से थोड़ा टेक्निकल हो जाता है फाइनेंस के अंदर, खास तौर पे आजकल के ज़माने में। तो ज़रा सेकेंडरी रिसर्च करना मेरे ख्याल से ज़रा थोड़ा सा टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है।
मुश्किल इन द सेंस के उसमें कंप्यूटेशन कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। प्राइमरी रिसर्च जो है उसके अंदर ये कंस्ट्रेंट्स नहीं होते, बिकॉज वहाँ पे जो है कई कई तरह के जो है ना मौजूद हैं, वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि क्वेश्चनर टाइप जो है या जिस तरह से सर्वे किया जाता है, और यू कैन क्रिएट योर ओन इंस्ट्रूमेंट्स। तो वहाँ पे जो है अपने आइडिया को प्रैक्टिकल फॉर्म में ढालना प्राइमरी रिसर्च में ज़रा ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी रिसर्च। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है आपको? आई होप। तो दो तरह की रिसर्च होती है। तो यहाँ पे एक इकट्ठा भी आप लोग आए हुए हैं, तो इसका इसमें ये भी है कि यहाँ पे कोई ये नहीं है कि फाइनेंस वाले जो है एक करेंगे या इस्लामिक बैंकिंग वाले एक करेंगे या एचआर वाले एक करेंगे। वो जो है डिपेंड करेगा कि आप किस पे करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे टॉपिक चूज़ किया है जो कि सेकेंडरी रिसर्च जिस पे होगी, जैसे आजकल बिहेवियरल फाइनेंस है, तो वो मोस्टली जो है काफ़ी हद तक जो है वो सेकेंडरी बेस्ड, वो प्राइमरी रिसर्च हो रही होती है उसमें। तो तो अगर आपने जैसे जो भी ऐसा टॉपिक हो जिसके अंदर जो है प्राइमरी रिसर्च की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्राइमरी करिएगा। और इवन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप सेकेंडरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये दोनों मेथड्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और ख़ास तौर पर उनकी डेडलाइंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो एक मकसद तो ये था यहाँ पे ना, कि रिसर्च जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिसिप्लिन वाइज हो। वो जो अमूमन मैं ये कहता हूँ कि ये इसमें होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरा एक्सपीरियंस है जो अभी ऑलमोस्ट ये 7वां बैच चल रहा है, तो अब कई 100 स्टूडेंट्स निकल चुके हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है ना, वो टॉपिक आइडेंटिफिकेशन है कि आपका जो है वो टॉपिक क्या है बेसिकली जिस पे काम करें। टॉपिक आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विथ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। वो आप किसी जगह लिख लें। अच्छा, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर जो है ना फिर आप सर्च करें, टॉपिक्स को सर्च करें। ठीक है, इसमें आपको करना ये है कि गूगल स्कॉलर पे चले जाएं, गूगल पे चले जाएं, वहाँ पे अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखें। फॉर एग्जांपल एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसीज ना, फॉर एग्जांपल किसी को ये है, या किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका आ रहा है इस्लामिक बैंकिंग में आ रहा है आपका रिस्क एंड स्टेबिलिटी ऑफ इस्लामिक बैंक, लेट्स सपोज। तो इस तरह के एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो वो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसको जो है आपके जो जहन में है जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको एक हाइपोथेसिस की शक्ल दें। जैसे लेट्स सपोज यू स्टार्ट विथ यू हैव अ एरिया ऑफ इंटरेस्ट लाइक रिक्रूटमेंट पॉलिसी, तो उसको जो है आप यू कन्वर्ट दैट इनटू एन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मालूम है क्या होता है? जी जी सर। जी सर, एक टेस्ट स्टेटमेंट होता है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अदम तो एक ये स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर जिसको आप वेरीफाई करते हैं, वो करते हैं। तो अमूमन हाइपोथेसिस जो है उसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। ठीक है ना? तो एक वो होता है कि जिसको आप फाइंड आउट कर, जिस पे इम्पैक्ट निकाल रहे होते हैं, और एक होता है जिसका इम्पैक्ट निकाल रहे होते हैं। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है, आपके जहन में रिक्रूटमेंट का एक टॉपिक है, तो आपका हाइपोथेसिस मे बी बन सकता है कि अफेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, मे बी बन सकता है ना। तो अब ये आपने टॉपिक को ले लीजिए। आपका असल में रिसर्च में व्हाट एवर यू हैव इन माइंड, मैं मेरा एक फिलॉसफी है जिसको मैं कहता हूँ रिसर्च वो करें जिस पर आपका इंटरेस्ट हो। तो ये जरूरी नहीं है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैंने ये कहा है। डिस्टॉर्शन हो रही है। हाँ प्लीज, ये अपने माइक्स बंद करते हैं जो भी लोग हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दैट इज नॉट दैट डजंट मीन कि आपका जो है अगर फाइनेंस है तो वो फाइनेंस की कोई फील्ड होगी जो आपने पढ़ा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है कि जिसमें आपको पसंद है, यानी जिस पे आप कुछ करना चाहते हैं। कोई क्वेश्चन है जो आपके जहन में है जिसको आप आंसर करना चाहते हैं। कोई आपको फिनोमेना नज़र आ रहा होता है और उस फिनोमेना को आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो कोई भी हो सकता है, मैं आपको इसमें लिमिटेड नहीं करूँगा। जी कोई सवाल है आपका? मोहम्मद दानिश, यू हैव रेज योर हैंड असल में। तो बहरहाल, तो
एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो वो जो है इसमें लिमिटेड नहीं है, वो इट डिपेंड्स अपॉन आपका क्या वो है। तो जब आपके जहन में एरिया ऑफ इंटरेस्ट आता है तो जाहिर बात है आपके जहन में वो दो वेरिएबल्स भी आ जाते हैं कि जो एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है कि भाई जो जो जैसे मैंने अभी HR की बात की कि जो आपकी कंपनसेशन या रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज हैं वो एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ के फेवर में नहीं है, वो एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन को कम कर रही हैं। लेट सपोज एक जहन में एक चीज़ आती है तो उस पर आप रिसर्च करेंगे तो क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंपनसेशन ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड देन यू कन्वर्ट दैट इनटू अ हाइपोथेसिस। अच्छा, अब ये जो हाइपोथेसिस है ना, इसको आपने सर्च करना है गूगल पे। गूगल पे आप जाइए एंड देन यू, अच्छा इस तरह के आप बहुत सारे हाइपोथेसिस लिख लें अपने पास। ठीक है, मतलब 7-8 हाइपोथेसिस लिख लें। अच्छा, उस हाइपोथेसिस पे जाके गूगल पे सर्च करें, गूगल पे वो हाइपोथेसिस लिखें तो आपको पेपर्स उस टॉपिक के नज़र आ जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, उसमें जो है ना आपको लिमिटेशन में कह रहा हूँ कि यू हैव टू ओनली रीड फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट पे आप सिर्फ वो पेपर्स पढ़ें कि जो अच्छे जर्नल में पब्लिश्ड हो। अच्छा जर्नल कौन से होते हैं, दे आर मल्टीपल पब्लिशर्स। एक तो ये देख सकते हैं कि जो जर्नल टॉप का जर्नल है उसमें, और एक तरीका आसान होता है कि आप पब्लिशर अगर अच्छा हो तो जर्नल ऑलमोस्ट अच्छा ही होता है। तो पब्लिशर में जैसे एल्सवायर हो गया, एमरल्ड हो गया, वाइली हो गया, स्प्रिंगर हो गया, तो ये सारे जो है अच्छे पब्लिशर्स कहलाते हैं। तो तो इस तरह से जो अच्छे पब्लिशर्स हैं, इन पब्लिशर्स के जो पेपर्स, तो जब आप पेपर देखते हैं उसके नीचे लिंक होता है, तो लिंक से आपको अंदाजा हो जाता है कि पेपर किस पब्लिशर का है। तो आप सिर्फ वो पेपर्स देखें जो अच्छे जर्नल्स के, अच्छे पब्लिशर्स के हैं। यू नो व्हाट आई मीन, के मतलब कौन से अच्छे, तो यू कैन आइडेंटिफाई, तो 7-8 ही हैं जो बड़े पब्लिशर्स हैं जो उसकी आप देख ले। तो वो पेपर्स जो है वो आपको डाउनलोड करने हैं। कौन कौन से पब्लिशर्स हैं अच्छे, कोई आपको किसी को अंदाजा है? जी, आप लोगों ने रिसर्च की है थोड़ी बहुत, आपने लिटरेचर पढ़ा होगा ना। या सर 3-4 जर्नल के नाम तो याद है, जैसे एमराल्ड हाँ है, स्प्रिंगर है, हाँ जेस्टर है, जी हाँ। गूगल स्कॉलर है, साइंस डायरेक्ट है, नहीं नहीं, तो गूगल इन सब स्कॉलर नहीं से है डाटा गूगल। इकट्ठा किया था। हाँ, देखिए इसमें मैं पब्लिशर्स बताए थे, इसमें आपने कुछ चीज़ें बताई, गूगल स्कॉलर पब्लिशर नहीं है इसमें। जो है साइंस डायरेक्ट जो है वो एक अच्छी साइट है, उसके अंदर आता है साइंस डायरेक्ट, यानी एमरल्ड हो गया, एल्जायर हो गया, स्प्रिंगर हो गया, वाइली हो गया, और जेस्टोर है, जेस्टोर आपने किसी ने नाम लिया। ये सारे जो है, और भी बहुत सारे मैं अभी जहन में जो है फिलहाल यही आ रहे हैं। तो बहरहाल तो ये जो है ये अच्छे पब्लिक, तो यू हैव टू सेलेक्ट ओनली दोस्त नंबर। पहले ही तो इसमें फिल्टर ये है कि आपको अच्छे पब्लिशर का सेलेक्ट करना है, और सेकंडली ये कि 3 से 4 साल से पहले का ना हो, तो रीसेंट पेपर्स हो। ठीक है, तो ये करना बड़ा आसान है। गूगल के अंदर आप जो है ना पीछे साइट पे होता है कि आपको सारे पेपर्स लेने हैं, या 2016, 17, 18 ऐसे आप लिखा होता है। तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली 2017 लिखा होता है आपका, तो आप 2017 को आखिरी जो है वो चेक लगा दें, तो वो सिर्फ वो पेपर्स आएंगे जो इसमें छपे हैं। तो वो कोई 3 साल पुराने पेपर्स हों और ये अच्छे पब्लिशर्स के हों, वो आप जो हैं वो आप उसको देख लें, तो वो लिस्ट आ जाएगी, काफ़ी लंबी लिस्ट होगी उस टॉपिक की। तो उसमें से पेपर्स आप पढ़ना शुरू कर दें, मतलब जो आपको समझ में आ रहा है नाम से, टाइटल से, जो आपको समझ में आ रहा है कि दैट इज़ क्लोजर टू योर बेसिकली आइडिया, तो वो आप उसको डाउनलोड कर लें। हो सकता है आपके पहले पेज पे 1 या 2 पेपर्स हों जो आपको समझ में आ रहे हो, तो आपने उसको डाउनलोड कर लिया। फिर दूसरे पेज पे 1 आध 2 पेपर हो, डाउनलोड नहीं कर रहे, कम से कम उसके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट जो है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है उसका, 100, 150, 200 वर्ड्स का एक छोटा सा वो होता है, उसमें ऑलमोस्ट नॉन टेक्निकल होता है, और वो तमाम पेपर के बारे में लिखा होता है कि वो पेपर में क्या क्या टॉपिक है, क्या उसका एनालिसिस है, सारी चीज़ें, पूरा पेपर आपको एब्स्ट्रैक्ट समझ में आ जाता है।
तो आपको अगर एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद भी जो है वो पेपर इंटरेस्टिंग लगे और आपके टॉपिक जो आप जहन में करना चाहते हैं उससे करीब लगे, तो वो आप उसको डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करने के बाद वो आप रखें अपने पास। देन इसी तरह से आप यू हैव टू डाउनलोड मैनी पेपर्स, ताकि ये कि आपके पास तो वो वही पेपर डाउनलोड करने का मतलब ये है कि यू हैव टू रिफाइन, जो है आप अपने आइडिया को रिफाइन कर सकें। अब अगर आपने बहुत सारे पेपर डाउनलोड कर लिए, उसके बाद यू फाइंड कि भाई ये एक दो काम मैं इस पे कर सकता है, ठीक है, तो आप उन पेपर्स उन पेपर्स का पे आप रिफाइंड टॉपिक बनाए, यानी कि एक आपका हाइपोथेसिस पहले था, और उसके बाद उन पेपर्स को पढ़ने के बाद आपका एक दूसरा हाइपोथेसिस बन गया, यानी कि उसको आपने रिफाइन कर दिया, ठीक है। वो रिफाइंड हाइपोथेसिस जो है उस पे ये देखिए सेकंड स्टेप में कि फिर आप एक जर्नल सर्च करें, उसके बाद आप दोबारा वो टॉपिक जो है रिफाइंड है उसको दोबारा आप उसमें डालें गूगल पे और दोबारा सर्च करें। अब उसमें जो है ऑलमोस्ट 50-60 पेजेस गूगल के सर्च करते रहें और उसके अंदर उस टॉपिक में ऐड कर दें पाकिस्तान, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये काम पाकिस्तान में हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो अगर ये काम हुआ हुआ है उसको टॉपिक को छोड़ दें, दूसरा टॉपिक सेलेक्ट करें। तो आपको ये सारा काम उस वक्त तक करना होगा जब तक आपको एक ऐसा टॉपिक ना मिल जाए जो इससे पहले हुआ हुआ दुनिया में लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुआ हुआ, नंबर 1। उसका फायदा ये होगा कि एक तो आपके पास जिस जिस पेपर से आपने ये टॉपिक निकाला है वो पेपर आपका बेस पेपर बन जाएगा, ठीक है ना। तो बेस पेपर आपका जो है वो बन जाएगा जिससे आपने टॉपिक निकाला है। तो जब आपका एक बेस पेपर बन जाएगा तो यू नो हाउ टू जो है उसमें किस तरह से उस पर काम हुआ हुआ है, तो एक आइडिया हो जाएगा कि आपको इसी तरह का काम करना है, नंबर 1। और गैप आपका ये हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पे काम नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है फाइनल, यानी ये 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप ये होता है कि उसका मॉडल जो है, जो भी उसका मॉडल है, मॉडल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कभी कभी मॉडल जो है वो एक मैप की फॉर्म में होता है, इलिस्ट्रेशन की फॉर्म में होता है, कभी एक मॉडल जो है इक्वेशन की फॉर्म में होता है। तो अमूमन फाइनेंस के अंदर आपने वो इक्वेशंस देखी होंगी जिसमें लिखा होगा कि इंडिपेंडेंट और डेट, तो वो उसको मॉडल कहते हैं। तो उस मॉडल के अंदर क्या इनोवेशंस करनी है, बिकॉज वो मॉडल ऑलरेडी रन हो चुका है। रिसर्च मैंने जो बताया था ना, एनीथिंग दैट इज न्यू दैट इज नॉट बीन प्रीवियसली रिसर्च, तो उसके लिए यू हैव टू डू इनोवेशंस, तो देन यू हैव टू इनोवेट इन द मॉडल। तो उस मॉडल के अंदर जो इनोवेशंस आपको करनी है वो आपको उसके लिए जो है ना, आप जो आपका बेस पेपर है उसके साथ साथ जो दूसरे पेपर्स हैं वो पढ़ें और उसमें देखें कि कोई एडिशनल काम जिस तरह से हुआ हुआ है और जो पाकिस्तान से रिलेवेंट है, तो वो आप इनोवेट करें उसको। तो तो वो मॉडल को इनोवेट करें ताकि वो मॉडल एक नया मॉडल बन जाए, यानी कि उस मॉडल पे इससे पहले दुनिया में कहीं काम ना हुआ और सैंपल भी नया हो जाए क्योंकि उससे वो पाकिस्तान पे नहीं हुआ हो। तो अगर ये 2 चीज़ें हो जाती हैं तो यू हैव अ न्यू यूनिक टॉपिक, ठीक है। अगर नहीं होती तो यू हैव टू रीइटरेट करते रहें, दोबारा करते रहें जब तक कि आपको ये फाइंड नहीं हो जाता कि दिस इज अ यूनिक टॉपिक, ठीक है। तो वो आपका टॉपिक जो है ना, देन अगर आपको इस तरह यूनिक टॉपिक मिल गया तो देन यू कम दैट आप मुझसे मिलें, या ये कि व्हाट्सएप पे पहले मिल लें, तो आप अपना बेस पेपर सेंड करें मुझे और आप टॉपिक सेंड करें और ये बताएं कि एक दो पैराग्राफ लिखें कि भाई इसके अंदर गैप क्या है, व्हाट इज़ द न्यू, इसके अंदर इसकी यूनिकनेस क्या है। तो वो चीज़ देखना, अगर वो टॉपिक अप्रूव हो जाता है तो यू कंसीडर कि भाई ये टॉपिक आपका अप्रूव हो गया, ठीक है ना। तो पहला स्टेज ये है, सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेज है। तो फॉर्मली जो है ना यहाँ पे क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही है कि दोस्त जो कि ये काम नहीं कर रहे होते, टॉपिक अप्रूवल उनका डिले हो जाता है या वो नहीं टाइम दे सकते, तो वो अगर टॉपिक पेपर भी नहीं बना सकते या थीसिस भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है करना। तो इसलिए जो है ना, मैंने ये जो फर्स्ट डेडलाइन जो है वो मैंने रखी है ये टॉपिक अप्रूवल की। तो टॉपिक अप्रूवल की जो डेडलाइन है वो डिसाइड करेगा कि आप इस 7th बैच में हैं या नहीं है बेसिकली। तो वो हम मे बी 2 वीक्स की डेडलाइन रख लेते हैं। तो इन 2 वीक्स के अंदर आपको ये काम करके टॉपिक आपका आइडेंटिफाई करना होगा एंड देन यू हैव टू गेट दैट टॉपिक अप्रूव्ड। अगर आपने अप्रूव करा लिया है देन यू विल बी फॉर्मली इन दिस 7th बैच, और अगर नहीं कराया है तो देन यू विल बी इन द 8th बैच और 9th बैच, जब भी होगा जब भी आप करना चाहें। क्योंकि यही 2 हफ्ते जो हैं, ये 2 हफ्ते जो टॉपिक के हैं, अगर आपने ये कर लिया तो मैं समझूंगा कि आप थीसिस भी कर सकते हैं। और अगर जो है ये नहीं किया
ये तो फिर वो ड्रैग ऑन होता रहेगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो यू शुड बी डिसाइडिंग, या आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस पॉइंट में थीसिस हो सकता है नहीं हो सकता। थीसिस करना जो है ना, वो मैं आपको जैसे मैंने को बताया आपको कि नॉट एवरीबडी पास थीसिस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ना, ऑलमोस्ट 50% लोग कर लेते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर अगर तो वो होता है कि आप आगे तक अपने आप को ड्रैग करते रहें और फिर आपको मालूम हो कि अब थीसिस अभी नहीं कर सकते इस पॉइंट पे, तो या तो माइंड मेकअप करेंगे, ठीक है आपको करना है और हर तरह से इसमें टाइम देना है, टेम्परमेंट पैदा करना है, या ये कि अभी नहीं करें, जिस वक्त भी आपके पास टाइम हो वो करें। तो पहले तो ये अगर आप लोग खुद डिसाइड कर लें कि इस वक्त करना है, अगर करना है तो फिर जो है ये अप्रूवल टॉपिक से गुजरना होगा। तो इफ़ यू हैव इस पूरा प्रोसेस से आप गुजर जाते हैं और अप्रूव कर लेते हैं, तो फिर मैं देन यू विल बी फॉर्मली इंडक्टेड इन दिस, यू आर नाउ अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर 7th बैच। लेकिन उसके बाद आप 7th बैच में आ जाएंगे, और उसके बाद जो है, उसके बाद जो फर्दर जो डेडलाइंस होंगी वो आपका फिर यू विल बी इन दिस बैच, और उसके बाद आपको फिर डेडलाइंस को पूरी करना होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेडलाइन जो है टॉपिक अप्रूवल की है, विच इज अबाउट 2 वीक्स टाइम। अगर कोई सजेस्ट करे तो क्या होनी चाहिए? आई थिंक 8 नवंबर तक सही है, 9 नवंबर, ठीक है जी सर, ओके ठीक है। तो 9 नवंबर तक की ये डेडलाइन है आप लोगों की पहली, जिसके अंदर यू हैव टू डू ऑल दिस प्रोसेस, कि आपने जहन के आपने निकालने हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसको आप कन्वर्ट करना है एक हाइपोथेसिस के अंदर, उसको सर्च करना है, उसके पेपर्स लाने हैं, कम से कम भी 50-60 पेपर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। या और पढ़ना जो है, पेपर्स पढ़ना जो है ना, वो भी आप ज़रा समझ लें पढ़ना क्या होता है। पढ़ना ये नहीं होता कि आप पूरा पेपर डिटेल में पढ़ें। पढ़ना ये होता है कि पहले तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें, अगर एब्स्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है फर्दर चलें, तो फर्दर जो है आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ लिया करें, बस दैट्स इट। अगर तो ऑलमोस्ट सारे पेपर्स के अंदर इन दो चीज़ों में, एक तो ये कि नॉन टेक्निकल होते हैं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, तो वो पढ़ना भी आसान होता है। तो आप सिर्फ ये दो चीज़ें पढ़ लें, तो कम से कम ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें काम क्या हुआ है, वो आपसे रिलेट। हाँ, जो आप बेस पेपर सेलेक्ट करें या एक दो पेपर जो आप सेलेक्ट करें, तो उसका आपको डिटेल में पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या मेथडोलॉजी है क्या है। लेकिन ये कि शुरू में जो है आप सिर्फ ये भी कर लें तो कोई तो मैं पढ़ने का मतलब ये है कि एटलीस्ट 50-60 पेपर्स आपने इस तरह से स्किम थ्रू किए हुए हों। उसके बाद जो है आप ये इस टॉपिक पे पहुंचेंगे, फिर सेकंड फेज भी आपने गुजारा हुआ हो, विच इज़ बेसिकली कि पाकिस्तान पे काम हुआ है नहीं हुआ हुआ है। देन थर्ड फेज विच इज़ इनोवेशन इन द मॉडल, और ये सब करके जो है फाइनल करके जो है यू हैव टू गेट इट अप्रूव्ड बाय कितना 8 बताया था शायद, 8 नवंबर ना, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट आपका काम है। उसके बाद जब ये टॉपिक अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपकी रिसर्च शुरू हो जाती है। रिसर्च जो है वो दो तरह की है, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। प्राइमरी रिसर्च के अंदर जो है डेटा कलेक्शन का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होता है डेटा। लेकिन डेटा की कंप्यूटेशन का, डेटा का जो है, जी गुलाम हुसैन, यू हैव टू। जी सर। सर इसमें ये है कि जो टॉपिक अप्रूव की आपने डेट दी है, अब हो सकता है कि हम लोग इस पे काम करें, और मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इसको मतलब जैसे जैसे काम करते जाए और कम्युनिकेट भी करते जाए, क्योंकि हमारा टॉपिक हम लोग इनिशियली ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे 8 नवंबर को पता चले कि ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है, या ये तो अप्रूव ही नहीं होना। तो अगर उससे इनिशियली हम लोग मतलब 2 वीक्स हैं, तो फर्स्ट वीक में हम लोग थोड़ा सा बता दें, फिर सेकेंड वीक में अच्छा देखें कि इसमें हमें पता चले कि हाँ मैं समझ गया। देखिए एक चीज तो ये समझ लें कि अगर आपके ये क्राइटेरिया फुलफिल हुए हुए हैं, ठीक है ना, मैं जो है किसी को ये नहीं कहूँगा ये टॉपिक है या नहीं है। अगर आपने एक क्राइटेरिया फुलफिल किया हुआ है कि दैट मीन्स से कि इससे पहले रिसर्च नहीं हुई हुई है, उसका आपका बेस पेपर मौजूद है जिसमें लेटेस्ट काम हुआ हुआ है, 3 साल पुराना हो, 3 साल ज़्यादा पुराना ना हो, फिर ये कि आपने जो है पाकिस्तान पे इतना कोई काम नहीं हुआ हुआ, ठीक है, तो फिर जो है वो टॉपिक अप्रूव्ड है समझ लें। फिर मेरे एंड पे जो है उसमें कोई चीज़ नहीं होगी। यानी मैं अपनी डिसलाइक लाइक नहीं कह रहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं सिर्फ ये कहूँ मेरे जो क्राइटेरिया वो यही है कि गैप है या नहीं है। अगर आपने वो गैप फाइंड आउट कर लिया है, तो जो है ये चीज़ जो है, लेट सपोज आप कह रहे हैं कि इन इवेंट के ये 2 वीक्स के अंदर आपने जो है, आप ये 2 वीक तो एक डेडलाइन है ना, आप इससे पहले कर लें, ये काम 1 हफ्ते में मुझे दे दें, यस सर, ठीक है, यस सर, बिल्कुल। तो वो तो राइट कोई इशू सर। नहीं, ठीक है ना, तो आप कल मुझे दे दें,
तो जितनी जल्दी आप दे देंगे उस वक्त मैं आपको बता दूंगा कि ये जो है ये इसमें ये प्रॉब्लम है, ये इसको इस तरह से कर लें, डिस्कस कर लें। अच्छा, मैं मेरा जो है ना मैं वैसे तो रेगुलरली आ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का एक तो मेरा टाइमिंग जो है वो सुबह का टाइमिंग होती है वर्क डेज में। मैं ऑलमोस्ट 1:30 तक होता हूँ सुबह से, और सुबह में आ जाता हूँ 8:30 पर, उससे पहले ही आ जाता हूँ तकरीबन। तो एक तो ऑप्शन ये है कि इफ़ यू वांट टू डिस्कस समथिंग, तो मेरे आवर्स तो एक तो ये है कि आप सुबह सुबह आ जाएं, सुबह थोड़ा जल्दी निकल जाएं, यहाँ से होते हुए ऑफिस चले जाएं। और दूसरा ये कि संडे को इंशाल्लाह मैं आऊँगा नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह, तो संडे को आप आ जाइएगा। तो अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि संडे को काफ़ी लोग आ जाते हैं ना, तो 1-to-1 जो है ना बहुत ब्रीफली बात हो रही होती है। अगर आपको डिटेल में डिस्कशन करनी है तो ज़्यादा बेहतर है कि सुबह फारिग होता हूँ, डिपार्टमेंट ही बंद होता है, मतलब कोई होता भी नहीं है कोई, तो इसलिए सुबह अगर आपको डिटेल डिस्कशन करनी है तो आप सुबह के वक्त आ जाएं। संडेज को काफ़ी लोग आ रहे होते हैं, तो ये कि उतना डिटेल में बात नहीं हो सकती, तो इट्स अप टू यू। तो दिस इज आर माई, तो जो आपका अप्रूव करना है तो वो जो है आप मुझसे डिस्कस करने के लिए यू कैन कम एनी टाइम। और इसके अलावा व्हाट्सएप पे मैं जो अवेलेबल होता हूँ, तो मैं रिप्लाई भी फ़ौरन कर देता हूँ स्टूडेंट्स को। तो आप जो है अपना ये डिटेल के आपका टॉपिक क्या है, बेस पेपर क्या है, और थोड़ा सा गैप एनालिसिस जो है आप टेक्स्ट कर दें मुझे व्हाट्सएप पे ही ना, तो वो भी मैं उस पर भी हम देख सकते हैं। अगर कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं होगी तो वही उसी में अप्रूव हो जाएगा, अगर कोई डिस्कशन की ज़रूरत होगी तो आप आ जाइएगा। देन नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर छोटा मोटा डिस्कशन है तो वो हम कॉल पे भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसी फालतू में नहीं, मतलब ऑन नीड बेसिस पे अगर आपको है तो मैं बुला लूँगा आपको। और फर्दर कोई डिस्कस करना है, कुछ चीज़ समझनी है कोई, तो वो फिर एक डिटेल डिस्कस, तो फिर इस तरह से यू कैन मैनेज। तो ये मैंने आपको ये बता दी है जी। गुलाम हुसैन, कोई और सवाल था? सर ऐसा हो सकता है कि हम लोग मतलब जो है ना मल्टीपल टॉपिक्स उठा लें, 3 से 4 टॉपिक्स, और फिर उनमें से जो आप अप्रूव करें। देखें, आप 3 उठा लें, अगर अगर इन इन प्रोसेस से आप गुजर चुके हैं तो वो सारे टॉपिक अप्रूव हो जाएंगे, फिर इट्स अप टू यू। लेकिन जो भी टॉपिक हो इस प्रोसेस से गुजरना है, ठीक है? तो ये आप 3-4 टॉपिक उठा लें, हो सकता है इस प्रोसेस से जब आप गुजरे तो आपको हो सकता है एक टॉपिक समझ में आए जो कि इस प्रोसेस से गुजर गया हो, उसके बाद भी रहा है, बाकी टॉपिक जो है इन द मिडिल खत्म हो गए हों। क्योंकि काम जो है जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे ना तो आपको हर चीज़ पे काम मिल जाएगा। पाकिस्तान पे काफ़ी रिसर्च हो रही है, बहुत से लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो बाय द टाइम आपके जहन में कोई चीज़ होगी जब आप उसको सर्च करेंगे तो मे भी वो काम मिल जाए। तो ये चीज़ बजाय इसके मैं अप्रूव करूँ, या आप लोग खुद देखिए कि जो है ये काम हुआ, तो अगर इस क्राइटेरिया को जैसे मैंने आपको पहले से बताया, तो वो अगर आप कर दिया है तो जो भी जितने भी टॉपिक होंगे वो फिर हम डिस्कस करके देख लेंगे। लेकिन मुश्किल है कि वो टॉपिक जो है, हो सकता है आपको बार बार चेंज करना पड़े, टॉपिक जो आपने लिखे हो वो ऑलरेडी हुआ हो। क्योंकि काम काम जो एक चीज़ मैं बताऊं, रिसर्च बड़ी टेक्निकल हो गई है, बहुत एडवांस हो गई है, तो आपके बेसिक नेचर के टॉपिक्स पे अब कोई बात नहीं होती। जैसे एचआर की बात कर रहा हूँ, एचआर में कंपनसेशन एंड बेनिफिट पे कोई बात नहीं होती आजकल, ये बहुत पुराना टॉपिक है। आजकल जो बात हो रही है वो अब वो ह्यूमन एस्पेक्ट से बात ज़्यादा हो रही है, लाइक ह्यूमन फैक्टर्स, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इसमें आ गई है, लीडरशिप पे बात हो रही है। इसी तरह से फाइनेंस के अंदर अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज पे अब कोई बात नहीं होती, ये भी बहुत पुराना टॉपिक है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर पे कोई बात नहीं होती, अब बात हो रही होती है बीटा पे, बात हो रही होती है स्टेबिलिटी पे, बात होती है रिस्क पे, बात हो रही होती है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ये यानी इस तरह के टॉपिक्स हैं, एडवांस टॉपिक्स हैं, तो उस पर हो रही होती है। बिहेवियरल फाइनेंस एक नया टॉपिक है, उस पर मुख्तलिफ तरीके नए टेक्निक से जो है वो निकाल रहे होते हैं। तो ये इसी तरह से इस्लामिक बैंकिंग का भी यही है कि इस्लामिक बैंकिंग पे जो है बहुत से लोगों ने रिसर्च की हुई है। जैसे अगर आप एक जनरल टॉपिक लेंगे इस्लामिक बैंकिंग का इफेक्ट जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे या वो सब चीज़ें, वो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो रिसर्च हुई हुई है। तो अब जो है उसमें एडवांस फील्ड में बात हो रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि एवरी एवरी नाउ रिसर्च इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज़ें जो है ना, अब इसलिए आप लोगों ने थीसिस फाइनल इसलिए है कि आप लोग जो है ने वो सारे एडवांस कोर्सेज पढ़े हुए हैं तकरीबन। आपने फाइनेंस वालों ने तो ऑलमोस्ट फाइनेंस के पढ़े हुए हैं, एचआर वालों ने, इस्लामिक बैंकिंग वालों ने, तो आप बड़े स्पेशलाइज कोर्स पे रिसर्च जो है। जी सरवत, यू हैव क्वेश्चन? जी सरवतुल्ला।
अगर इफ यू वांट टू अगर कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा करें। जी जी अब आवाज आ रही मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। हाँ सर, एक्चुअली मेरे पास थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम आ गया था, तो जरा सा मुझे एक तो प्रोसेस दोबारा बता दीजिएगा कि आपका जो प्रोसेस आपने भी बताया था वो मेरे पास अच्छा, ये मैं जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे ना। अच्छा अच्छा तो अब ये कि जिसको प्रॉब्लम है वो दोबारा से उसको सुन ले, ठीक है ना। अच्छा। और तो एचआर में थैंक यू सर, सर। एचआर में सर परफॉर्मेंस अप्रेजल के हवाले से भी कोई टॉपिक उठाया जा सकता है कि बिल्कुल परफॉर्मेंस की उठा, वैल्यू? मैं कह रहा हूँ ना, ये जो आपके जहन में टॉपिक्स है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है, उस पे अब आजकल काम नहीं होता, ये पुराना मतलब हो चुका है काम, इसमें अच्छा फर्दर कोच, गैप नहीं। ठीक है तो सर। अब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर ही जो है कोई और स्पेशलाइज टॉपिक पे काम कर लें, या ये कि कोई और, मैं बता रहा हूँ ना, जब आप जब तक आप इस वक्त आप लोग बात कर रहे हैं विदाउट रीडिंग अ लिटरेचर ना, यस तो सर। इसलिए जो है ना आपके जहन में बहुत से टॉपिक्स हैं जो बेसिक हैं। तो आप एक चीज समझिए, पहले पेपर बनता है, मैं आपको एक रिसर्च का एक बताता हूँ, उसके बाद उस पर मजीद काम होता है, उस पर साइटेशंस होती हैं, मजीद पेपर बनते हैं, जब वो कॉन्सेप्ट थ्योरी के फॉर्म में आ जाता है तो किताबें लिखी जाती हैं। वो किताबें जब कई दफ़ा हो चुकी होती हैं, यानी कि वो भी कई कई साल पुरानी होती हैं, तो आप लोग पढ़ रहे होते हैं उसको, तो जो किताबों में चीज़ लिखी हुई होती है वो रिसर्च में तकरीबन 10-15 साल पहले हो चुकी होती है। आप बात समझ रहे हैं? तो कहने का मकसद ये है कि वो चीज़ जो किताब पे लिखी है उसको रियल लाइफ पे टेस्ट करना वो पहले हो चुका है, तभी किताब लिखी गई है, मतलब यू गेट माई पॉइंट। तो इस वजह से जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं चीज़ें, अमूमन जो है ना वो चीज़ रिसर्च में उससे सर स्पेशलाइज उसमें हो रही होती है। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जब तक पेपर्स नहीं पढ़ेंगे आपको आइडिया नहीं होगा कि व्हाट इज द फ्रंटियर और होराइजन ऑफ रिसर्च, के आप कहाँ से आप काम शुरू करें ना। तो इसलिए बहुत सारे आइडिया में भी ड्रॉप हो जाएंगे जब आप रिसर्च में लिटरेचर पढ़ना शुरू करेंगे। लिटरेचर के बगैर आपका कोई आइडिया नहीं है, उसकी वर्थ नहीं है ना। ठीक है, क्लियर? गॉट इट। तो इस तरह से ना यू हैव टू इस प्रोसेस से गुजरना होगा आपको, और उस प्रोसेस के बाद जो है आपको डिस्कस करके फाइनलाइज कर लेंगे। अगर वंस यू गेट योर थिंग, यानी इन 2 वीक्स में आप फाइनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर आपकी रिसर्च होगी। तो रिसर्च में सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना इतना बड़ा इशू नहीं है, उसकी कंप्यूटेशन, उसकी मेथडोलॉजी वगैरह इशू ज़्यादा आता है, और प्राइमरी डेटा के अंदर क्वेश्चनर्स का होता है। तो विल बी गिवन यू अनदर मे बी सेकेंड, जो आपका टॉपिक जो सेकेंड पार्ट होगा आपका मॉडल अप्रूवल होगा और क्वेश्चनर अप्रूवल होगा। तो मे बी इन फर्दर 2 वीक्स के ऑनवर्ड जो है ना आप अपना मॉडल और क्वेश्चनर यू शुड बी अप्रूव। तो सेकंड आपका जो वो है कि आपको मॉडल और क्वेश्चनर अप्रूव करना है। मॉडल क्या होता है कि वो जो आपने इनोवेशन किया मॉडल के अंदर, वो क्या इनोवेशन की है, वो मॉडल शुड बी यूनिक, इससे पहले कभी इस पे काम नहीं हुआ हो। और फिर ये कि अगर प्राइमरी रिसर्च है तो सेकेंडरी में तो मॉडल के बाद आपका डेटा आ जाएगा डायरेक्टली, तो मॉडल प्लस डेटा। और वरना ये कि अगर प्राइमरी रिसर्च है तो मॉडल प्लस क्वेश्चनर, तो यू हैव टू गेट योर मॉडल एंड क्वेश्चनर अप्रूव्ड। तो क्वेश्चनर अप्रूव का मतलब ये होता है कि आजकल के ज़माने में क्वेश्चनर बनाना ज़रा मुश्किल काम होता है वैलिडेशन की वजह से। तो यू हैव टू वैलिडेट, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो वैलिडेशन के बारे में। तो हम लोग ये करते हैं कि बना बनाया वैलिडेटेड क्वेश्चनर लेते हैं। तो यू हैव टू अडॉप्ट क्वेश्चंस। तो अमूमन जिस पेपर से आपने मॉडल लिया होता है उसी पेपर में अगर प्राइमरी रिसर्च है तो क्वेश्चनर भी मौजूद होता है, या क्वेश्चनर मौजूद वो सोर्सेज लिखे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो है ये कंस्ट्रक्ट, जैसे आपका लीडरशिप का जो कंस्ट्रक्ट है वो हमने ABC.2005 से लिया है। तो देन यू हैव टू, अगर ये लिखा हुआ है जैसे कि लीडरशिप हमने जो है ABC 2005 से लिया है, तो आप यू हैव टू गो बैक टू 2005। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूँ, चलें एक पेपर मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक मार्केटिंग का पेपर है, बेसिकली जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स, बड़ा जबरदस्त जर्नल है। इसमें से है कैच 22 ऑफ रिस्पॉन्सिबल लग्जरी, द इफेक्ट ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन कंज्यूमर परसेप्शन एंड फिट एंड CSR। अब ये एक पेपर है, ठीक है, ये 2012 का छपा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये यू हैव एन एब्स्ट्रैक्ट, देन यू हैव कीवर्ड, ये होपफुली आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो एक तो ये कि आप लोगों को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना होगा,
अगर आपको एक टॉपिक समझ में आए देन यू मूव ऑन टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट के बाद ये जो नोशन से शुरू हो रहा है, दिस इज बेसिकली योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप पढ़ लिया करें, उसके बाद यहाँ तक इंट्रोडक्शन है बस। यहाँ से पढ़ने के बाद एंड यू कम टू द कंक्लूजन, जो मैंने आपसे बताया, ठीक है ना, ये आपका कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने कंक्लूजन और फिर रेफरेंस, ये क्वेश्चन है इन्होंने दिया हुआ है अपेंडिक्स। इन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन कुछ किया हुआ है इसमें, शायद डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहरहाल इन्होंने उनका दिया हुआ है। तो अब इस पेपर्स के अंदर जैसे लिखा हुआ है, ये जैसे दिस आर कॉल्ड रेफरेंसेस, आपको भी इस तरह से डालने हैं। तो ये रेफरेंस होते हैं, जैसे कैपफर 98 है। नाउ आपको ये देखना है कि ये इसका डिटेल क्या है, तो आपको एंड में जाना होगा। तो आप एंड में गए, आप यहाँ पे देखें के एफ कहाँ है इसका, के एफ से देखें, के से देखें, ये वाला ना, के एफ पेपर 2009 ये नहीं है, इसके ऊपर जाएं तो ये इसका रेफरेंस है, ठीक है ना। वो जो रेफरेंस दिया हुआ है वो हमें यहाँ मिल गया कि वाई वी सीड्यूस्ड इन लग्जरी ब्रांड, ठीक है, जर्नल ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट। तो ये इसका रेफरेंस है। अच्छा, इसी तरह से ना कभी कभी ऐसा होता है, अब इसमें यहाँ पे मेजर्स इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ देखें, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि ये टॉपिक है, जैसे लग्जरी CSR फिट है, इसका इन्होंने आइटम दिए हुए हैं, दीज आर द क्वेश्चंस दैट दे हैव आस्क्ड। तो ये क्वेश्चन, दीज आर कॉल्ड वैलिडेटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है ये चेंज नहीं हो सकते। ये इसका एक प्रोसेस होता है, जब भी आप कोई नया सवाल बनाते हैं तो उसको आप वैलिडेट करते हैं, उसकी आपकी पायलट स्टडी करते हैं, पीयर रिव्यू कराते हैं, उसके बाद उसको वैलिडेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन विदाउट वैलिडेशन जो है वो नहीं बन सकता, मतलब उसको प्रॉब्लम होती है, वो आगे आपको डेटा में प्रॉब्लम होगी, वो आप समझ जाएंगे आगे जाके। तो इसके लिए जो है ना, इसलिए हम ये कहते हैं कि यू टेक अ प्री वैलिडेटेड क्वेश्चन है जो विच इज ऑलरेडी वैलिड। तो अब ये आपका सवाल, अगर आपको फॉर एग्जांपल अपने मॉडल में लग्जरी CSR को डालना है, तो आपने जो है ना इनके सवाल डाल दिए, दीज आर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने एग्जैक्ट, अच्छा, जब ये सवाल डालेंगे तो इसमें ना कोई सवाल में एडिशन होगी ना सब्सट्रैक्शन होगी, बिकॉज फिर वो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी उसकी। तो जो सवाल किए गए हैं वो आप डाल दीजिएगा। अगर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है कुछ माइनर सी, तो वो मुझसे पूछ के करेंगे, आप खुद नहीं कर सकते, ताकि वो विल बी श्योर कि उसकी वैलिडिटी जो है वो क्लियर हो। क्योंकि देखें, एक पॉइंट समझ लें कि जो क्वेश्चन, जो वेरिएबल होता है उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। अब ये वेरिएबल है CSR लग्जरी, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जो इस पेपर में डिस्कस हुआ है, इसके पीछे एक थ्योरी है, उस थ्योरी को से कंस्ट्रक्ट बना है। तो अगर आपने इसके सवाल चेंज कर दिए, इसमें कुछ वर्डिंग चेंज कर दी, तो वो जो कंस्ट्रक्ट होगा वो सही से कवर नहीं होगा। हो सकता है इससे जो है वो जो आंसर डेटा आपको इकट्ठा हो, जो रिस्पोंडेंट से हो, तो वो नहीं हो जो वो थ्योरी कह रही है। तो क्योंकि आपने थ्योरी अडॉप्ट की है, कहीं से आपने मॉडल अडॉप्ट किया है, तो आपको वही कंस्ट्रक्ट अडॉप्ट करना होगा जो आपने कहा है। अच्छा, बहुत सारे ये बहुत कम पेपर्स होते हैं, 5-6% पेपर होंगे या 10% जिसके अंदर क्वेश्चनर गिवन हो। अक्सर पेपर में क्वेश्चनर नहीं होता, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना होता है कि हाउ टू फाइंड द क्वेश्चनर। वहाँ पे आप देखें, इंस्ट्रूमेंट का हेडिंग होती है, मेजर्स होती है, हमें मेजर्स लिखा है। तो मेजर्स में जो आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे लिखा होगा कि वी हैव अडॉप्टेड दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस रिसर्च। तो जैसे लिखा हो कि वी हैव अडॉप्टेड, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हो वी हैव अडॉप्टेड CSR क्वेश्चंस फ्रॉम SWOAET 92। तो आपको करना क्या है, उसमें क्वेश्चनर गिवन नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, SWOAET 92 पे जाना है, यानी कि यू हैव टू गो टू द रेफरेंस, और आप देखेंगे SWOAET 92 किधर है, ठीक है। वो आपने यहाँ देखा कि SWOAET 92 जो है वो ये रहा। देन आपको जो है ना, ये आपने जो है इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इसको जो है आप गूगल स्कॉलर में पेस्ट करें, ये पेपर निकालें, इस पेपर को डाउनलोड करें। इस पेपर में क्वेश्चनर होगा। समटाइम्स ऐसा होता है इस पेपर में क्वेश्चनर नहीं होता, इसमें भी लिखा होता है कि हमने जो है इस दूसरे पेपर से लिया है, तो आप उस पर जाएं, तो बेबी दूसरा, तीसरा, चौथा, कभी कभी जाके किसी एंड पे जो है आपको वो सवाल मिल जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन उठाना है वो उस जगह से उठाना है कि जहाँ पे ये मेंशन्ड हो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? सो यू डोंट गेट अ क्वेश्चन राइट अवे, आपको जो है ना इसमें जो है 2-3 सोर्सेस के बाद आगे जाना होगा। जी, सवाल सरवत, मिनास और वजात, एक एक करके कर लें सवाल जी। ये बात क्लियर हुई? एनी क्वेश्चंस? जी, यू हैव एनी क्वेश्चंस? नोमान अख्तर, वजाहत, मिनाज। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, बट इट्स ओके, जब आप डेटा शेयर करेंगे तो उसमें मैं देख लूंगा। आई डोंट नो, स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हुई थी या नहीं हुई थी? ये मेरे पास तो स्क्रीन शेयरिंग आ रही थी, आपके पास हो रही है सर। अच्छा, ठीक है, तो वो फिर आपको, तो बहरहाल तो ये इस सर, तरह से यू हैव सर एक टू, क्वेश्चन था सर। हाँ, क्लियर है? और कोई सवाल? जी सर, एक क्वेश्चन था, नुमान अख्तर सर, एक क्वेश्चन है सर। जी जी।
सर ये पूछना है, जैसे आपने कहा एरिया ऑफ इंटरेस्ट से टॉपिक सेलेक्ट करना है, तो सर जैसे हम फाइनेंस हैं, तो अब फाइनेंस में इस्लामिक की तरफ भी जा सकते हैं, इस्लामिक फाइनेंस से भी उठा सकते हैं, या फिर इस्लाम जैसे फाइनेंस वाले इस्लामिक आपने शायद बैंकिंग की बात तरफ भी पूरी जा की। सकते हैं? हाँ देखिए, मैं पहली बात तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका ताल्लुक आपके डिसिप्लिन से नहीं है, नंबर 1। ठीक है, मैंने आपको जैसे ओके सर। पहले बताया कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट का ताल्लुक आपकी आइडिया से है, आप जिस में काम करना अच्छा महसूस करें, बस दैट्स इट। कोई भी हो सकता है, आप फाइनेंस में उठा लें, आप मार्केटिंग में उठा लें, आप एचआर में उठा लें, आप किसी और चीज़ में एंथ्रोपोलॉजी में उठा लें, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो है कि जिसमें देखें पॉइंट एक चीज़ समझिए, रिसर्च जो है ना कभी भी ये आगे जो है ना इसमें बहुत हर्डल्स आती हैं। अभी तो पेपर करना आसान है, लेकिन जब आगे जाएंगे तो इसमें फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो चीज़ करें जिस पर आपका इंटरेस्ट हो, तो वो आप खुद ही कर लें। जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप सिर्फ डिग्री के लिए थीसिस के लिए कर रहे होंगे, तो फिर आप जो है ना फिर उसको ड्रैग करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग फिर थीसिस छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका जो टॉपिक है वो चूज करें। मैं फुल फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ फाइनेंस हो या कोई और चीज़ हो, इस्लामिक बैंकिंग हो, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट उस पर सेलेक्ट करें, ताकि ये कि आपको मोटिवेशन रहे, ताकि आप वो काम कर सकें, बस दैट्स इट। अमूमन जो है फाइनेंस के लोग फाइनेंस ही ले रहे होते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक जी, यू सर। लियाकत, जो जिनसे बात हो गई तो प्लीज दे ये लोअर योर हैंड, ताकि मुझे मालूम हो जाए किसी और जी सरवत, सर आप कुछ कहना है? जी मिनास और लियाकत, और सवाल है कोई? सर सर सरवत बात कर रहा हूँ सर। लियाकत जी अली। सरवत। सर ये क्वेश्चन एयर का जो आपने अभी अपने इसमें स्क्रीन पे दिखाया है, तो हाँ इसमें जैसे इन्होंने क्वेश्चन एयर कहीं से उठाया है पूरा, और हाँ वो हाँ, मतलब रेफरेंस में यूज किया है, तो क्या हमें भी अपना हम कहीं से इसको वो कर सकते हैं रेफरेंस के लिए? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, आप इसमें उसका हमें रेफरेंस अपना दे दें। हाँ जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने अपना क्वेश्चन एयर पूरा बनाया था, तो हाँ, देखें इसमें ये समझ लें कि बनाया तो बहुत अच्छी बात है, आपने बनाया है, लेकिन जो है ना ये इस तरह से होता नहीं है, क्योंकि उसकी वैलिडेशन का पूरा प्रोसेस होता है, बनाना कोई मसला नहीं है। ठीक इसलिए है जो है सर। ना मैं डिस्करेज करता हूँ कि आप बनाएं उसको ना, तो आप बनाया ले लें कहीं से भी, और वो ठीक है सर। लिटरेचर में यूज हुआ उनको उसको रेफरेंस को रेफर कर दें कि हमने यहाँ से लिया है, दैट्स इट। थैंक ठीक यू है, सर, थैंक यू, थैंक यू। और कोई सवाल? मैं जी सर मिनास। लियाकत अली। अच्छा लियाकत अली, जी बताइए। सर लियाकत अली 2.5 ईयर फाइनेंस ना। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला है कि भाई क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चनर होगा वो वैलिडेटेड होगा ना, तो जी जी, अगर हम वैलिडेटेड क्वेश्चनर उठाते हैं तो उसमें हम गैप कैसे फाइंड करेंगे? वो तो ऑलरेडी उस पर रिसर्च हुआ हुआ है, उस पर ऑलरेडी जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी ऑलमोस्ट मोर और लेस अच्छा, सेम ही हाँ ये अच्छा आएंगे। सवाल है, मैं समझ गया। देखें, आप फॉर हम्म। एग्जांपल आपने मालूम करना है, फॉर एग्जांपल आपका एक सवाल है कि सीएसआर का इफेक्ट जो है फॉर्म परफॉर्मेंस पे क्या है, ठीक है। अच्छा, आपने मालूम करना है, ये ऑलरेडी काम हुआ हुआ है। आपने मालूम करना है सीएसआर का इफेक्ट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे क्या है, फॉर एग्जांपल ये इस पे काम नहीं हुआ हुआ, तो आपको फिर भी सीएसआर क्वेश्चन है तो चाहिए ना। तो सीएसआर का क्वेश्चनर ये नहीं मेजर करता कि उसका इफेक्ट परफॉर्मेंस क्या है, सीएसआर का क्वेश्चनर ये मेजर करता है कि वो उस क्वेश्चंस का वो सीएसआर में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो सीएसआर का अगर आपका मॉडल चेंज भी हो गया है तो वेरिएबल तो वही है ना। तो यानी कि ये एक मिसकंसेप्शन होती है कि जो क्वेश्चनर है वो हाइपोथेसिस को मेजर कर रहा है। क्वेश्चनर का जो वेरिएबल है वो हाइपोथेसिस मेजर नहीं करता, वो ये मेजर करता है कि वो सवाल उस वेरिएबल से लिंक्ड है या नहीं है, दैट्स इट। वो वेरिएबल कहाँ से लिंक्ड है ये क्वेश्चनर नहीं बता रहा होता। तो आपने जब सीएसआर के सवाल डालेंगे तो उसमें जो है सीएसआर के जो सवाल ऐसे होंगे कि जो वो सीएसआर का जो कंस्ट्रक्ट है उसको मेजर कर रहे होंगे। अब उस कंस्ट्रक्ट को कहाँ लिंक किया मॉडल में, वो इनोवेशन आपकी है। बात समझ में आ रही है? ओके सर, थैंक यू सर। और कोई सवाल? लियाकत अली, नो सर, थैंक यू सो मच। बस आप ये हाथ हाथ नीचे कर दें, ठीक है। ओके। तो क्लियर हो गई आपकी बात? एनी इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, तो इस तरह से जो है आपको सेकंड स्टेप में आपको जो है मॉडल और क्वेश्चनर जो है वो अप्रूव कराना होगा। फाइनेंस वालों के लिए सिर्फ मॉडल अप्रूवल होती है और फिर डेटा इकट्ठा करना होता है, इनके लिए क्वेश्चनर। अच्छा, उसके बाद जो है जब क्वेश्चनर अप्रूव हो जाएगा तो थर्ड स्टेप उसका जो है वो है डेटा इकट्ठा करना। वो आपने पहले भी किया हुआ होगा, क्वेश्चनर को आपने फिजिकली भी दे सकते हैं और ऑनलाइन के थ्रू भी दे सकते हैं।
तो इट्स डिपेंड। तो ये मैं इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। जी ताहिर, कोई आप कह रहे थे सब? सर एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी आपने कहा कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है, आपने उसके लिए ओपन अपॉर्चुनिटी दी हुई है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बात पूछनी है, फॉर एग्जांपल मैं एमबीए इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस 1.5 इयर्स की डिग्री कर रहा हूँ और मेरा जो है वो इंटरेस्ट जो है मार्केटिंग में है, तो मेरी डिग्री के उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि मेरी डिग्री मैं फाइनेंस में, मैं मार्केटिंग में रिसर्च कर रहा हूँ? देखिए, पहली बात तो ये डिग्री पे नहीं लिखा था कि आपकी रिसर्च किस पे है, ठीक है? डिग्री पे तो थीसिस होगा, आपकी डिग्री तो वही है, इस्लामिक बैंकिंग की है ना। जी तो सर। अगर मार्केटिंग में रिसर्च करेंगे तो आपका कहीं इसमें थीसिस का टॉपिक आपके मार्कशीट पे नहीं आता बेसिकली, ठीक है? तो आपने वो ठीक है थीसिस किया हुआ है, आपका जीपी होगा, सर, आपकी लेकिन मार्कशीट होगी, फॉर आपकी डिग्री फॉर होगी। एग्जांपल सर मैं जाके उसकी बेसिस पे अप्लाई करता हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी में बीइंग अ फैकल्टी, तो मुझे पूछेंगे आपने काम जो है डिग्री ली हुई है फाइनेंस की और जो है आप काम कर रहे हैं उस देखिए मैं, पे हाँ, रिसर्च आपने। मैं इसमें देखें, अगर तो देखें, मैं अगर एक ये सवाल है कि आपका आपका जो प्रोफेशन या आपका जो डिसिप्लिन है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है आपके इंटरेस्ट के साथ, तो फिर आप क्या करें? मतलब ये सवाल है ना आपका। जी तो सर। अगर तो ये सवाल है तो मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि गो फॉर योर इंटरेस्ट देन। मैं इसकी वजह ये है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि वो चीज़ जो है वो रेलेवेंट है आपके सब्जेक्ट से, और दूसरा ये कि उसकी क्वालिटी। तो इस वक्त अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस कर लेंगे अपने सब्जेक्ट में, वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू आउट ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप बहुत ख़राब क्वालिटी का उसी सब्जेक्ट में प्रोड्यूस करेंगे तो उससे बेहतर है आप कोई अच्छी क्वालिटी किसी और सब्जेक्ट में प्रोड्यूस कर लें। क्योंकि ये रिसर्च इतनी आसान नहीं है, उसके अंदर गैप आइडेंटिफाई करना और वो सब करना। बिल्कुल तो सर, अगर आप बिल्कुल ये सर। कहते हैं कि एक ऐसा आपने जनरल टॉपिक लिया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर वो तो वैसे ही जीरो है उसकी। तो इससे बेहतर मैं ये है कि यू टेक being a- समथिंग जिसमें आप, तो मैं इस पॉइंट से कह रहा हूँ। और मैं अगर आपसे आप सर प्रोफेशन, हाँ, क्योंकि आपकी टीचिंग, आप टीचिंग बैकग्राउंड से है, मैं भी जो है वो टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं सिर्फ आपसे प्रोफेशनली पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आगे जाके मैं पीएचडी परस्यू करता हूँ तो इस पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा मेरे के जो है आप? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पीएचडी में हम तो इंटरव्यूज लेते हैं। आप कहाँ से होते हैं? मैं सर बेसिकली लेक्चरर था इकरा यूनिवर्सिटी में, अभी अच्छा राइट नाउ एज अ वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इंडस यूनिवर्सिटी। अच्छा, इंटरेस्ट। तो हमारे पास आते रहते हैं। अभी हमारा पीएचडी का एग्जाम हुआ था, अभी टेस्ट इंटरव्यूज हुए थे, तो बहुत जी लेक्चर। सर। तो मैंने तो ये देख तो हमारा तो क्राइटेरिया सिंपल सा है। हम लोग ये देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्या है, पब्लिकेशंस कहाँ हुई हुई हैं। ठीक है। तो ये इस पे हमारा बेस होता है कि भाई हम ये देखते हैं उसमें उसको रिसर्च आती है या नहीं आती, बेसिकली हमारा अच्छा। क्राइटेरिया ये है। ठीक। तो ठीक। इसलिए मैं कहता हूँ कि परसू योर ओन ड्रीम्स, परसू योर ओन आइडियाज रादर देन। ये वैसे बहुत रेयर केसेस होंगे जहाँ पे आपका डिसिप्लिन से जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है। अमूमन जो है आपके डिसिप्लिन से कोई ना कोई आजकल देखे ना। मैं एक पॉइंट बताऊँ, मैं आपसे एक शेयर करता हूँ कि फाइनेंस जो है आजकल जितना भी फाइनेंस में काम हो रहा है वो हो रहा है बिहेवियरल फाइनेंस में, ठीक है ना? अब बिहेवियरल जी। फाइनेंस में साइकोलॉजी ज़्यादा है, फाइनेंस कम है। अच्छा, ठीक है। एचआर में जितना भी काम हो रहा है आजकल वो लीडरशिप पे हो रहा है, वो ह्यूमन फैक्टर्स पे हो रहा है, वो भी साइकोलॉजी है। अच्छा, बिल्कुल। फिर ये कि सोसाइटी सोशियोलॉजी इसके अंदर आ गई है। ठीक फिर है। ये कि बिल्कुल। इस्लामिक बैंकिंग, यानी कि आप ये देखें कि इस्लामिक बैंकिंग में जितना भी काम हो रहा है उसके अंदर प्योर फाइनेंस के वेरिएबल्स आ गए हैं। तो बेसिकली आजकल की दुनिया के अंदर जो है इंटरडिसिप्लिनरी हो ये रहा है। चीज़ जो है ख़त्म हो गई है कि कोई डिसिप्लिन है, अब मल्टी डिसिप्लिन, हाँ इंटरडिसिप्लिनरी, हाँ ठीक है ना? इंटरडिसिप्लिनरी बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि भाई जो है आपका जो सैचुरेशन। फाइनेंस की जो थ्योरी है, जो जैसे मॉडिग्लानी की थ्योरी है बॉन्ड्स की, वो मॉडिग्लानी तो इकोनॉमिस्ट था, ठीक है? जी बिल्कुल ऐसे। है ना? तो फाइनेंस तो है, जी इकोनॉमिक्स सर। से निकली है। इकोनॉमिक्स जी। इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन है फाइनेंस एक्चुअली, ठीक है? जी सर। इसी तरह से अब एचआर जो है इट्स नाउ कन्वर्टेड इनटू एप्लीकेशन ऑफ, जैसे आपका एक ह्यूमन बिहेवियर की एप्लीकेशन है बेसिकली, ठीक है? जी क्योंकि सर। अब वो जो है इसका बिल्कुल पैराडाइम बहुत, यानी दुनिया इस वक्त बहुत बदल रही है, ह्यूमनिस्टिक फैक्टर्स पे इतना काम हो रहा है। मैं देखता हूँ ये बाकी चीज़ें अब बिल्कुल अब ये मैटर नहीं करती हैं। अब लोग ये कहते हैं कि लोगों को खुश रखें तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू आप उसकी सैलरी बढ़ा दें और इधर इधर उधर कुछ कर लें। तो ये जो है ना, ये बहुत सारे चीज़। तो कहने का मतलब ये है कि नाउ दे आर ऑल मिंगल्ड अप। तो इस पे जो है आप लोग, आपका टॉपिक एक तो है कि ज़्यादा चांस यही है कि आपके एरिया से लिंक्ड हो जाए, और दूसरा ये कि अगर नहीं भी होता वेरी, तो आप जो है उसमें आपने उसमें परसू करें, क्वालिटी देखी जाती है, ठीक है हाँ ना? ठीक है, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। और कोई सवाल है किसी का तो प्लीज़। तो ये है कि जी आलिया,
आलिया यू हैव सम? ओके, तो ये जी बताइए आलिया। आपको कोई सवाल है? तो ये है कि दिस इज हाउ, तो आपका जो है प्राइमरी रिसर्च के अंदर आपको जो है फर्स्ट में ये कि देन यू हैव टू क्वेश्चनर में आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। तो क्वेश्चनर बन गया, उसमें डेमोग्राफिक्स ऐड होती हैं, क्वेश्चंस ऐड होते हैं, वो आप डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करते हैं दो तरीके से आजकल किया जाता है। एक तरीका तो ये है कि आप उसको वैसे फिजिकल फॉर्म में करते हैं, दूसरा ये कि ऑनलाइन करते हैं। इट्स अप टू यू, दोनों मिक्स भी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से कोई हार्ड एंड फास्ट कोई वो नहीं है कि डेटा जो है किस तरह कलेक्ट। अमूमन जो है मेरा एक्सपीरियंस ये है कि फिजिकल के अंदर जो है डेटा कलेक्ट जल्दी हो जाता है, ऑनलाइन में ज़रा देर से होता है। और मेरा दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि फिजिकल के अंदर जो डेटा कलेक्ट जो किया जाता है उसकी क्वालिटी बेहतर होती है इस कंप्यूटर ऑनलाइन, क्योंकि वो डेटा कलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसे ही रेंडमली लोगों ने उसको मार्क कर दिया तो आपका रिजल्ट बाद में जाके वैलिडेट नहीं होगा, उसको जो है वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हो रहा होगा। दूसरा ये कि वो CFA आगे रन करेंगे तो वो जो है प्रॉब्लम हो रहा होगा वेरिएबल बनने में। तो डेटा प्रॉब्लम, डेटा ख़राब होगा तो आपका सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो डेटा जो है यू मेक श्योर कि वो डेटा जेन्युइनली इकट्ठा हो, ठीक है। तो ये जी बताइए आलिया। आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है जी। सर मैं आलिया HR 1.5 से। सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे। एक तो ये जो अभी आपने क्वेश्चनर का बताया है, तो उसमें ये पता करना था कि हम मल्टीपल रिसर्च से क्वेश्चनर उठा सकते हैं जो हमें कंपैटिबल हो हमारी स्टडी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी टॉपिक HR का उठाया है लेकिन मल्टीपल स्टडीज से हमें क्वेश्चनर वैलिडेटेड मिल जाता है, तो मल्टीपल स्टडीज से हम क्वेश्चनर को पिक करके उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं स्टडी में। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चनर डिपेंड होगा मॉडल में। क्वेश्चनर जो है वो स्टडी से डिपेंड नहीं करता, मॉडल से डिपेंड करता है। आपके मॉडल में जो वेरिएबल होगा उसका क्वेश्चनर होगा। मे बी आपके मॉडल में 4 वेरिएबल्स हैं और चारों जो वेरिएबल्स हैं वो मुख्तलिफ 4 स्टडीज से हैं, तो आपने सिर्फ उस वेरिएबल का क्वेश्चन उस स्टडी से उठाना है। अमूमन जो है हर क्वेश्चनर डिफरेंट स्टडी से ही होता है, ठीक है। कभी आपके मॉडल में जैसे अगर 10 वेरिएबल्स हैं, 10 में से 5 जो है एक स्टडी के हैं, बाकी जो है 5 जो है मुख्तलिफ 2-3 स्टडीज से लिए गए हैं मॉडल बनाने में। तो वो जो 5 वेरिएबल होंगे वो आप उस स्टडी में जाएंगे और उस स्टडी में भी आप देखेंगे उन्होंने जो मुख्तलिफ स्टडी से लिए हुए होंगे। तो जहाँ एंड पे जाके आप देखेंगे तो हर वेरिएबल डिफरेंट स्टडी से आ रहा होगा। तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही स्टडी में सारे हों, अनलेस के उसने क्वेश्चनर खुद बनाया हो और वो वैलिडेट हुआ हो और वो उसने दे दिया हो, तब तो आप कर सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो दिया हुआ भी है तो आप वो देखेंगे कि उसी स्टडी के सारे वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो आप वो कर लें। बाकी क्योंकि इनोवेशन आपने की भी होगी तो जाहिर बात है कोई और वेरिएबल कहीं और से तो आया होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे एक ही स्टडी के आ रहे हों। क्लियर है? अच्छा सर, एक बात और थी कि अभी आप सैंपल साइज पे तो नहीं आए हैं, लेकिन मैं सिर्फ पायलट स्टडी की बात कर रही थी कि हमें इस स्टेज पे अभी पायलट स्टडी वगैरह तो नहीं करनी पड़ेगी ना? मैंने इसका जवाब मैंने दिया ना कि आपका क्योंकि वैलिडेटेड है क्वेश्चन है तो पायलट स्टडी की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए आपको शॉर्टकट कर रहा हूँ ना, वरना आपको वैलिडेट के लिए पायलट स्टडी की जरूरत होती है ना। पायलट स्टडी क्यों की जाती है पहले तो ये समझ लें। पायलट स्टडी इसलिए की जाती है कि वो जो आपने जो सवाल लिखे हैं क्या वो वही अफेक्ट रिस्पोंडेंट के माइंड में बता रहे हैं, यानी कि वो उसी को मेजर कर रहे हैं जो आपने थ्योरी में लिखा है। बस दिस इज पायलट स्टडी। तो क्योंकि वो ऑलरेडी वैलिडेटेड है तो इसलिए आपको पायलट स्टडी की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए फोकस मैंने किया है कि शुड बी अडॉप्टेड। सही। अच्छा सर, और दूसरी बात ये कि सैंपल साइज हमें बहुत बड़ा तो नहीं रखना है? हाँ, सैंपल साइज जो है ना, मैं आपको इस पे आ रहा था तो आपको कितना कलेक्ट करना है, तो ऑलमोस्ट आप 300 प्लस सैंपल आप कलेक्ट करें, उससे कम नहीं, ठीक है। सर 100 वुड बी ओके? 300 मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ओके। ये मिनिमम। एक तो अगर सैंपल साइज कैलकुलेटर्स आपको मिलते हैं, आपको मालूम हो जाता है कि बेस किस में, तो ऑलमोस्ट टू बी और सेफ साइड आपका अगर आप किसी भी कैलकुलेट करेंगे तो आपका कोई सैंपल निकलेगा 280 समथिंग ऐसी समथिंग, तो 300 आप ले लें। अच्छा, दूसरा मैं इसमें ये बताता हूँ कि अमूमन जो है अक्सर केसेस मैंने देखा है कि जब आपके रिजल्ट अटक रहे होते हैं बीच में या रिजल्ट में प्रॉब्लम्स आ रही होती है तो आपको फिर वो क्वेश्चनर को रिविजिट करना होता है और उसमें से वो लोग जो उन्होंने रेंडमली आंसर किए हैं उसको निकालना होता है। तो वो 20-25 क्वेश्चनर मे बी 50 क्वेश्चनर जो है ना वैसे भी निकल जाते हैं। एक्सपीरियंस ये अगर आपने बिल्कुल सही कराए हुए हैं तो फिर तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग जो है, इसलिए मैं
इसलिए आपसे कहता हूँ कि भाई आप जो है ना ये इस पे बड़ा जोर दें कि वो वाकई में पढ़ के कर रहा है, वो रैंडमली नहीं किया, वरना बाद में उसको निकालना, उसको डेटा से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए जो है ना इसको, फिर ये कि क्वेश्चनर आपका आ गया, देन यू हैव सैंपल कर लिया, ये हम मे बी टेक 2 to 3 वीक्स फॉर द डेटा कलेक्शन। ठीक है, राइट सर। ठीक है, तो 2 हफ्ते आप उसका ले लें डेटा कलेक्शन का। तो उसके बाद जो है कोडिंग करें, कोडिंग के बाद जो है एनालिसिस होगा। एनालिसिस के लिए जो है यू हैव टू, देयर आर डिफरेंट मेथोडोलॉजी। अच्छा, अगेन जो प्राइमरी, ये तो हम सेकेंडरी वाले पे चले गए, प्राइमरी वाले जो है जो कर रहे हैं वो जो है उनका डेटा का तो इशू होगा नहीं, क्योंकि सेकेंडरी डेटा है, सॉरी सेकेंडरी वाले, तो सेकेंडरी डेटा जो है वो तो आप इकट्ठा वैसे ही हुआ है, बेसिकली यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम सम सोर्सेज। लेकिन उसकी एनालिसिस के इशू होगा, तो जो आप डेटा डाउनलोड कर लें उसके बाद उसकी एनालिसिस करने शुरू कर दें, तो वो डेटा को कन्वर्ट करना, उसको जो है उसमें कोई कंप्यूटेशंस करना, ये सब करके जो है उसकी एनालिसिस करना, ये आपको सेकेंडरी वालों का। अमूमन जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं एनालिसिस के अंदर, सेकेंडरी का डेटा क्योंकि टाइम सीरीज वाला होता है या पैनल होता है, यानी टाइम सीरीज प्लस क्रॉस सेक्शन, तो उसके लिए जो है वो ईव्यूज ज़्यादा बेहतर सॉफ्टवेयर है, तो ईव्यूज आप यूज़ कर लें। आप लोगों के पास नहीं है तो आप मुझे कह दीजिएगा, मैं ग्रुप पे लिंक डाल दूंगा ईव्यूज का। तो इसके अलावा जो प्राइमरी रिसर्च वाले हैं वो उसके लिए मैं समझता हूँ स्मार्ट पीएलएस जो है वो ज़्यादा बेहतर है सॉफ्टवेयर है, तो वो आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है ना? स्मार्ट पीएलएस जो है वो जो है फ्री अवेलेबल नहीं है, तो जिस वक्त आपका डेटा इकट्ठा हो जाए उस वक्त जो है आप डाउनलोड करें, 1 महीने की फ्री ट्रायल आपको मिल जाता है। वरना स्टूडेंट वर्जन होता है, वो 100 से कम डेटा को इकट्ठा, अगर आपको वैसे देखना है, चला के देखना है, सीखना है, तो वो स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड कर लें, वो फ्री है फॉर एवर। लेकिन जो उनका प्रोफेशनल है तो वो 1 महीने की ट्रायल पे आपको मिल जाता है, तो जिस वक्त आपका डेटा इकट्ठा हो जाए, एनालिसिस कर रहे हो, तो उस वक्त आप प्रोफेशनल ले लीजिएगा और उस पर आप डेटा रन कर लीजिएगा। बड़ा आसान है, आधा पौना घंटा लगता है डेटा रन करने में। इसके ट्यूटोरियल्स यूट्यूब से मौजूद हैं बहुत सारे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है ना? यू हैव एनी क्वेश्चंस? तो इस तरह से जो है तो इस तरह से जो है वो यू हैव टू कलेक्ट डेटा, देन यू हैव टू एनालाइज के बाद जो है उसको पेपर लिखना होगा। अच्छा, जब एनालाइज आप कर लें तो वो डेटा जो है आप मुझे सेंड करें। जैसे अगर स्मार्ट पीएलएस यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर एल्गोरिदम और बूटस्ट्रैप, ये 2 चीज़ें रन करना होगा, तो इन दोनों की फाइल जो है यू हैव टू सेंड व्हाट्सएप पे, आप सेंड कर दें। और मॉडल, जो आपने मॉडल बनाया है एल्गोरिदम में, एक तो जब आप मॉडल अप्रूव करेंगे तो वो आपने फिजिकल कॉपी पे बनाना होगा मॉडल, और वो आपने मुझे भेजना होगा, वो अप्रूव हो जाएगा, क्वेश्चनर अप्रूव हो जाएगा। देन फिर जो मॉडल जब आप सॉफ्टवेयर में बनाएंगे तो वो मॉडल फिर अगेन मॉडल और एल्गोरिदम और बूटस्ट्रैप, ये 3 फाइल जो है आप मुझे सेंड करें, वो मैं ओके करता हूँ, अप्रूव करता हूँ। देन यू हैव टू राइट योर एनालिसिस। और जो सेकेंडरी रिसर्च वाले हैं वो अपने डेटा और उसकी एनालिसिस जो है रिजल्ट्स, ईव्यूज़ के रिजल्ट्स, तो वो आप मुझे सेंड करें, तो वो अप्रूव हो जाएंगे। देन दे हैव टू राइट द पेपर। ठीक है, तो वो उसका पेपर लिख लें आप पूरा। तो उसके बाद वो पेपर जो है वो आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, तो फर्दर 2 वीक्स आप रख लें पेपर लिखने का, 3 वीक्स रख लें। ठीक है, 3 उसके जो डेटा कलेक्शन और अप्रूवल के बाद जो है फर्दर 3 वीक्स आप पेपर का रख लें। तो उसके बाद जो है पेपर, देन यू हैव टू सेंड पेपर, तो मुझे आप भेजेंगे। उसके बाद देन आई हैव टू अप्रूव। मैं नॉर्मली पेपर इस तरह अप्रूव नहीं करता, व्हेन अगर होता है तो उसमें कमेंट्स वगैरह लिखता हूँ काफ़ी सारे, वो कमेंट्स फिर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर आप दोबारा भेजते हैं, फिर कमेंट आते हैं, तो ये चलता रहेगा सिलसिला। जब मैं अप्रूव कर दूंगा देन मैं आपसे कहूँगा कि नाउ द पेपर इज़ अप्रूव्ड। और उसके बाद जो है यू हैव टू पब्लिकेशन का आता है, देन यू हैव टू पब्लिश द पेपर इन जर्नल। तो यहाँ पे सिलसिला ये है कि 150 मार्क्स आपको जिस वक्त अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद अगर पब्लिश नहीं कराना चाहते तो डायरेक्ट आप थीसिस आप बना लें और थीसिस आप जमा करा दें, तो आपको 150 में से मिल जाएंगे। तो अगर आप पब्लिश कराना चाहते हैं तो फिर आप जर्नल्स के अंदर भेजें, तो पब्लिश हो जाता है तो आपका 200 में से हो जाएंगे। तो दिस इज़ ये हमारा जो है इस वक्त जो है मार्क्स की वो है। तो बस फिर देन इफ यू हैव इन ईदर केस जो है ना, देन आपका थीसिस कंप्लीट हो जाएगा। कोई सवाल?
सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर मैं ये कह रहा था, जिस तरह इन केस अगर मैं अपने आर्टिकल्स अपने एक जर्नल में किसी में अगर पब्लिश करवाना हो, एज ऑफ राइट नाउ अगर हमने देखा है कि KUBS का एक रिसर्च पोर्टल बन चुका है, तो उस पर भी पब्लिश हो सकता है या किसी इंटरनेशनल जर्नल पे हमें पब्लिश भाई करवाना? मैं स्कूपर्स पे करता हूँ, तो आप स्कूपर्स में जाएं, जो भी आपका रिसर्च का जो है पोर्टल है, जो एनीथिंग विच इज रिकग्नाइज, तो स्कूपर्स जर्नल जो है वो ज़्यादा रिकग्नाइज है। तो जिस पब्लिश वहाँ करें जिसमें आपको फ़ायदा हो। सही है। एनीथिंग एल्स? ऑलराइट। हाँ, जब ये रिसर्च जब भी KUBS का या कोई XYZ कोई भी हो जो स्कूपर्स में आ जाए, तो आप उस पर पब्लिश करा लें, क्योंकि आपकी वो रिसर्च जर्नल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो HEC जो मानती है ना, जिनको वाई कैटेगरी जर्नल्स, या तो वो हो, तो HEC जो है स्कूपर्स के सारे जर्नल्स को मानती है वाई कैटेगरी के अंदर। तो और कुछ और जर्नल्स भी हैं, वो आप HEC की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो या तो वाई कैटेगरी में आप पब्लिश करा लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू। और एनीथिंग एल्स? कोई सवाल, कोई इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, क्योंकि इसके बाद शायद मौका ना मिले। पेपर्स डाउनलोड करने की बात आती है, तो डाउनलोड अब ये कि अब तो बड़ा आसान हो गया है। वो साई हब से भी कर सकते हैं, CI- हब से भी, HU भी। इसके अलावा अगर आप आना चाहें तो कंप्यूटर लैब में आप बैठ जाएं, LEJ में चले जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सेस। तो डाउनलोड भी इशू नहीं है, पेपर्स हो जाएंगे डाउनलोड। बाकी एनीथिंग उसके बाद कोई और चीज़ अगर आपको समझनी हो तो पूछ लें। सर एक चीज़ थोड़ी सी और बता देगा कि डेटा कलेक्शन का थोड़ा सा प्रोसेस बता देगा, इन केस मतलब किसी का टॉपिक अगर बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो उस हवाले से। हाँ, ये प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी आप एक टॉपिक लेते हैं और उसका पेपर भी मिल जाता है, लेकिन बाहर काम भी हुआ होता है, उसका डेटा पाकिस्तान में नहीं है। तो अगर ऐसी ऐसी बात है तो फिर वो जाहिर बात है, वो टॉपिक डेटा के बगैर तो टॉपिक नहीं आ सकता। तो इसी वजह से जो है सेकेंडरी डेटा में प्रॉब्लम आती है। तो प्राइमरी डेटा में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आप खुद डेटा प्राइमरी फॉर्म में ना, तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये है कि वो फिर आप मुझसे डिस्कस करें, हम विल ट्राई टू फाइंड आउट कि वो डेटा अवेलेबल है या नहीं है, या किसी और तरीके से अवेलेबल है। अगर वो है तो फिर कर लेंगे, वरना यू हैव टू ड्रॉप द टॉपिक। सेकेंडरी में, प्राइमरी में ऐसा नहीं है मसला। प्राइमरी में जाहिर बात है कंस्ट्रक्ट मौजूद है, देन यू हैव टू। तो अच्छा, डेटा जो है वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है? एक जनरल सोर्सेज ऑफ डेटा मौजूद है। डेटा जो है वो दो तरह का, एक और एक कंट्री वाइज डेटा। तो बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे WDI है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर, वो 200 कंट्रीज का तकरीबन 1500 वेरिएबल्स का डेटा मौजूद है इसमें, ऑलमोस्ट सारे सोशल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल सारे डेटा। इसके अलावा IMF की साइट है, IFS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स, वहाँ से मिल सकता है आपको। पाकिस्तान में स्टेट बैंक बड़ी ज़बरदस्त साइट है, स्टेट बैंक का जो पेज है उसके अंदर आपका सारा मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल, बैंकिंग रिलेटेड डेटा मौजूद है। PSX की साइट बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है, उसके अंदर जो है वो PSX में बहुत ज़्यादा रिटेल में कंपनीज की इंफॉर्मेशन वगैरह मौजूद है, आप भी देख सकते हैं। और पेपर का जो पार्ट है वो जो 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 डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो आपका लिखना होता है, वो इस तरह से होता है कि यू फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, देन फिर मेथडोलॉजी आ जाती है, डेटा एनालिसिस आ जाता है, रिजल्ट्स आते हैं, डिस्कशन होता है, एंड कंक्लूजन हो जाता है, रेफरेंस। ठीक है ना, रेफरेंसेस शुड बी, यहाँ पे गलतियाँ लोग करते हैं कि रेफरेंसेस सही नहीं लिखते, तो रेफरेंस के बगैर पेपर नहीं होता। तो जो भी आपका रेफरेंस हो टेक्स्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको वैसे बताया उसके अंदर, ये क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको ना। तो टेक्स्ट में जो अगर रेफरेंस है तो मेक श्योर करें कि वो रेफरेंस एंड में भी हो। ठीक है ना, ये नज़र आ रहा है आपको?
यस सर। तो अगर ये टेक्स्ट में अगर कोई रेफरेंस है तो फॉर एग्जांपल आपने जो है ये टेक्स्ट जो है कहीं से, फॉर एग्जांपल मैं ये टेक्स्ट आपने कॉपी करके अपनी पेपर में डाल दिया, ठीक है ना, वैसे होगा बाद में, लेकिन फिलहाल जब आप सबमिट करें तो मैं उसको बाद में कहता हूँ, अभी तो नहीं कहता। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट आपने कॉपी करके पेपर में भी डाल दिया, लेट सपोज लिटरेचर रिव्यू में आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी और का काम है वो, तो लेन का आ रहा है 89, 92 और वेलन, तो अब आपका ये काम है एंड में जाके जितना भी आपने टेक्स्ट कहीं से भी लिया है या इवन पैराफ्रेज किया है, लेकिन रेफरेंस तो वही होंगे, तो वो जो रेफरेंसेस हैं वो सारे आपके एंड में मौजूद होने चाहिए, यानी कि ये जो ये रेफरेंस है वो आपके एंड में, यहाँ पे जो आप जो पेपर लिखें तो वहाँ पे रेफरेंस होना चाहिए। जो स्टाइल है वो APA स्टाइल नॉर्मली फॉलो होता है, तो वो APA स्टाइल में कर लें रेफरेंस, ये स्टाइल है इसका ऑलमोस्ट, इसमें नाम तो कोई और स्टाइल है तो उसको आप कन्वर्ट कर लें इसमें। अमूमन जो है इसका तरीका एक तो बड़ा आसान है, इसका तरीका ये है कि आपने जो है पेपर को गूगल स्कॉलर में डाल दिया, और गूगल स्कॉलर में जब आपका वो पेपर आया तो उसके नीचे वो एक्सक्लेमेशन वो लगा होता है इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा को जो दबाएंगे तो साइटेशन आ जाती है, बहुत सारे स्टाइल की साइटेशन आती है, आप कोई भी साइटेशन जो है उसको कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसी में बताता हूँ, ये आपको अवेलेबल है ना, तो गूगल स्कॉलर में गए, फॉर एग्जांपल यही पेपर है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, इसको आपने गूगल स्कॉलर पे यहाँ पे आप गए, आपने यहाँ पे पेपर कर दिए, तो ये जो है वो पेपर निकाल दिया, ये वही पेपर है, इसने निकाल लिया। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप यहाँ देखें ये इन्वर्टेड कॉमर्स आ रहे हैं, ये साइटेशन है, साइटेशन आपने क्लिक किया तो ये मुख्तलिफ जो है ना साइटेशन, शिकागो स्टाइल है, APA स्टाइल है, तो आपने APA स्टाइल को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल-C करके आपने अपने रेफरेंस में पेस्ट कर दिया। जैसे ये एक आसान तरीका है, रेफरेंसेस सारे होने ज़रूरी है, उसके बगैर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात? यस सर। एनी क्वेश्चंस? जी, तो हम कुछ उसके बाद जो है होपफुली ये फिर उस डेडलाइन के हिसाब से फिर आप, अच्छा नायाब जो हैं ये कोऑर्डिनेटर एक बन जाएं आप, और आप जो भी आज डिस्कस हुआ है उसको आप लिख लें, नोट ले लें, और वो नोट लेके जो ग्रुप है ना उसके अंदर आप डाल दें, चाहे वो आप अपना वैसे लिख लें, हाथ से लिख लें, और वो ग्रुप उसकी स्नैप लेके आप ग्रुप पे डाल दें, ताकि जो कुछ भी हुआ है उसको वो जो उस पर भी कोशिश करता हूँ ये अपलोड कर दूँ आपको, लेकिन फिर भी एक नोट्स में आपका क्लियर हो जाएगा, ये कर लें। और दूसरा ये कि डेडलाइंस हम डिसाइड कर लेते हैं, तो पहली डेडलाइन आपकी टॉपिक सिलेक्शन है, ठीक है, तो टॉपिक सिलेक्शन 9 नवंबर हमने फर्स्ट आपका कर ली, ठीक है, आपका टॉपिक अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद फर्दर हमारा सेकंड स्टेप क्या था, मॉडल की डेट आपने कहा था मॉडल और क्वेश्चनर के अप्रूवल 2 वीक्स, तो दैट मीन्स कि 23 नवंबर जो है हमारा सेकंड होगा, जिसके अंदर आपको जो है मॉडल और क्वेश्चनर जो है वो अप्रूव कराना होगा, ठीक है ना, राइट सर, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड जो है आपका डेटा कलेक्शन है, ठीक है, एनालिसिस और डेटा कलेक्शन, तो डेटा कलेक्शन प्लस एनालिसिस जो है आप ये समझ लें हफ्ते ले लें मजीद, तो 23 के बाद मजीद 3 हफ्ते कर लें, थर्ड, सेकंड और 7th, और मेरे पास 14 दिसंबर तक जो है ना आपका एनालिसिस और डेटा कलेक्शन हो जाए, यानी कि 14 दिसंबर तक आपका जो है रिजल्ट्स आ जाने चाहिए, ठीक है, आ जाएंगे इन जब आप ये कर रहे होंगे, साथ साथ अपना इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ये सब तो कर सकते हैं ना, तो पेपर आपका साथ साथ बन रहा होगा। उसके बाद जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उसके रिजल्ट्स के टेबल्स, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी डिस्कशन और कंक्लूजन जो है आप रिजल्ट्स बाद में कर लें, तो जिस वक्त रिजल्ट आएगा उसके फर्दर 2 वीक्स के बाद आप अपना पेपर सबमिट करा लें, ठीक है, तो 14 नवंबर वुड बी द लास्ट डेट, जिसमें आप उससे पहले आप जो है अपने रिजल्ट्स और उस रिजल्ट्स का एनालिसिस, ठीक है, 3 वीक्स हो जाएंगे, दिसंबर 14 दिसंबर तक जो है आप ये जो है रिजल्ट प्लस एनालिसिस, तो वो रिजल्ट्स को आपकी रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसकी कोडिंग करनी होगी, कोडिंग को आपने सॉफ्टवेयर में डालना होगा, और आपको एनालिसिस करके रिजल्ट रन करना होगा, रन करके मुझे भेज देना होगा, तो वो अप्रूव कराना होगा रिजल्ट्स को ना, तो वो अप्रूव कराना जो है 14 दिसंबर कर लें। उसके बाद अगेन नेक्स्ट 2 वीक्स में 28 दिसंबर जो है
या आप 1 जनवरी कर लें 2021 आप पेपर सबमिट करा दें, ठीक है, ताकि आपका जो है पेपर अगर 2021 में सबमिट हो भी जाए तो फिर जो पब्लिकेशन करा रहे हैं उसका 1 आध महीना उसका लग जाता है, तो बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर जो है आप लोग इसका रेडी हो जाए, ठीक है ना, क्लियर है? ये आपने लिख लिया, नोट कर लिया? जी सर। इशू है तो कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दीजिए। पेपर जो है तो अच्छा, दूसरा ये कि आपको जो भी करस्पॉन्डेंट करनी है तो आप व्हाट्सएप पे करें, सारी चीज़ें आपको जो भेजनी है व्हाट्सएप पे, जो फाइनल पेपर जो भेजना होगा वो ईमेल पे भेजना होगा आपको, ठीक है, और उसके बाद जो है करस्पॉन्डेंट सारी ईमेल पे होगी, जो भी आपके कमेंट्स होंगे वो सही करें आप, यानी वो सारा जो है ना वो ईमेल पे होगा, पेपर से पहले सारा व्हाट्सएप पे होगा, जिसमें आपका जो टॉपिक अप्रूवल के अंदर आपको बेस पेपर भेजना होगा, गैप क्या लिखना होगा, फिर मॉडल भेजना होगा, क्वेश्चनर भेजना होगा, तो ये सारा, फिर ये कि आई एम अवेलेबल, आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, किसी वक्त भी कर लें, कोई मैसेज छोड़ दें, जब भी टाइम मिलेगा मैं देख लूंगा, उसको रिप्लाई भी कर लूंगा। ठीक है और सर। क्लियर है? तो ये है कुछ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फिर भी आप पूछ लें, कोई सवाल है, कोई अभी तक कोई कंफ्यूजन? यस सर। सर मॉडल मॉडिफिकेशन की एक एग्जांपल से समझा दें सर, मॉडल मॉडिफिकेशन आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा चले ये देख लेते हैं, मॉडल जो है फॉर एग्जांपल ये पेपर देख लेते हैं, ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। अब यहाँ पे देखें इस पेपर के अंदर बाज़ जगह पेपर में मॉडल जो है ना वो एक्सप्लिसिटली गिवन होते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में, यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे जो है ये कंस्ट्रक्ट लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन एग्जांपल्स, यहाँ पे इन्होंने रिसर्च मॉडल दिया हुआ है ये, तो इसको अगर आप बड़ा करें तो ये जो है ना आपका ये रिसर्च मॉडल, इन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स के नाम है, प्रोडक्ट स्केर्सिटी एक वेरिएबल है, प्रोडक्ट एपिथर्मेलिटी वेरिएबल है, लग्जरी सीएसआर फिट है, और एटीट्यूड टुवर्ड प्रोडक्ट, ये वेरिएबल्स हैं। तो ये जो ये बेसिकली ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके बाद इसका इफेक्ट जा रहा है ये वाला, ये असल में स्ट्रक्चरल इक्वेशन कहलाती है, इसमें मल्टीपल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, वरना इसमें मल्टीपल हाइपोथेसिस हैं। एक हाइपोथेसिस तो ये है कि प्रोडक्ट स्केर्सिटी इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्टिंग लग्जरी सीएसआर, तो ये H1 हो गया। दूसरा हाइपोथेसिस बन रहा है कि सीएसआर इज अफेक्टिंग एटीट्यूड, ये H2 हो गया। तीसरा हाइपोथेसिस के बीच में आ रहा है ये इसको मॉडरेटर कहते हैं। दो तरह की रिलेशनशिप होती है मॉडल के अंदर, एक मीडिएशन होती है, एक मॉडरेशन होती है, तो इनका फर्क जो है, अब ये देखिए कि अगर हम ये बात करें इस ओवरऑल के प्रोडक्ट स्केर्सिटी इज अफेक्टिंग द एटीट्यूड, तो हम ये कहेंगे कि प्रोडक्ट स्केर्सिटी इज इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द एटीट्यूड टुवर्ड प्रोडक्ट थ्रू लग्जरी सीएसआर फिट। तो ये जो लग्जरी सीएसआर फिट है, दिस इज अ मीडिएटिंग वेरिएबल, ये यानी कि ये प्रोडक्ट स्केर्सिटी लग्जरी सीएसआर फिट को कॉज कर रहा है, और ये जो है वो एटीट्यूड को कॉज कर रहा है, इसको मीडिएशन कहते हैं। तो एक होता है मॉडरेटिंग, मॉडरेटिंग का मतलब ये होता है कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं, यानी प्रोडक्ट स्केर्सिटी और लग्जरी सीएसआर फिट, इसकी जो रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत या वीक हो जाती है इस वेरिएबल की वजह से, कि अगर प्रोडक्ट एपिथर्मेलिटी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट स्केर्सिटी का इफेक्ट लग्जरी सीएसआर फिट पे ज़्यादा पड़ेगा, इसको कहते हैं मॉडरेशन। तो आपने जो है वेरिएबल एज अ मॉडरेशन लिया हुआ है या एज अ मीडिएटर लिया हुआ है, मॉडरेटर लिया हुआ है, तो वो डिपेंड करता है, तो मॉडल इस तरह से बनता है। तो ये मॉडल फॉर एग्जांपल आपको एक रिसर्च करनी है, वो ये वाला मॉडल आपको देखना है, तो आपको जो है ये मॉडल तो ऑलरेडी हुआ है, ठीक है, तो आपको इसमें इनोवेट करना होगा। इनोवेट कैसे कर सकते हैं, मे बी आपने एक नया वेरिएबल ऐड कर दिया, लेकिन दैट हैज़ टू हैव सम थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन बिहाइंड इट, ऐसे आप नहीं ऐड कर सकते। तो वो थ्योरी आपके पास मौजूद है, एंड यू हैव टू देन यू ऐड, तो वो एक नया वेरिएबल बन गया, वो एक नया मॉडल बन गया जो इससे पहले काम नहीं हुआ वो, ठीक है। उस मॉडल को फिर आपने जो है उसके जो ये आपने मॉडल बना लिया, फिर ये वेरिएबल्स हैं, सारे वेरिएबल्स आपने क्वेश्चनर से इकट्ठा कर दिया, डेटा इकट्ठा किया, वेरिएबल का डेटा आपने मॉडल के अंदर डाला, SEM में PLS में डाल दिया आपने, और उसमें रिजल्ट निकाल ली। क्लियर है? ये बात समझ में आई मॉडल क्या होता है? यस सर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब ये तो एक एग्जांपल है HR या उसकी, मैं फाइनेंस की एग्जांपल बता देता हूँ आपको।
जैसे ये एक है पेपर, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं ज़रा आसान पेपर ढूंढूँ आपके लिए। अब ये जैसे ये पेपर है, ये नजर आ रहा है आपको? ये क्लियर है, नजर आ रहा है? जी यस सर। अच्छा, अब ये पेपर, पहली बात तो ये जर्नल इतना कोई अच्छा नहीं है बहरहाल, ये इंटरनेशनल जर्नल मल्टी रिसर्च, तो ये तो एज अ बेस पेपर नहीं हो सकता बहरहाल। लेकिन ये कि टॉपिक है सिस्टमेटिक रिस्क, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर, अ केस ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब नाउ ये जो है सेकेंडरी रिसर्च है, इसके अंदर जो है इन्होंने सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर इस तरह से किया, बीटा से किया इन्होंने, ठीक है। कोवेरियंस अपॉन, ये पता है ना आपको बीटा क्या होता है, तो ये कोवेरियंस अपॉन वेरियंस से आपने बीटा निकाला है। ये जो है इन्होंने जो है पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ये जो है इनकी इक्वेशन है, ठीक है ना, ये इकोनोमेट्रिक मॉडल, ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल ये आपने काम किया है, आपने इसमें देखा, ये इन्होंने रन किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है डीवी क्या है, रोलिंग बीटा है। रोलिंग बीटा मीन्स के रोलिंग एवरेज। तो अब वो रोलिंग बीटा वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल्स और दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट लैग कोफिशिएंट है, t-1 मींस लैग, दीज आर द स्टैटिस्टिक्स एंड देन दिस इज आर स्क्वायर। अब नाउ दिस इज बेसिकली द मॉडल। अब फाइनेंस के अंदर जो है मॉडल जो है वो इस तरह से नहीं होता है जैसे मैप बना हुआ होता है। अब इसके अंदर मॉडल जो है ना वो आपको इस तरह से मालूम होगा। नाउ यू नो कि दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इसमें इनोवेशन क्या होगी कि इस मुहिम में आपने मजीद कुछ और वेरिएबल ऐड कर दिए जो इससे पहले नहीं हुए हो, जो और जो थियोरेटिकली लिंक्ड हो, एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन कि उस वेरिएबल का थियोरेटिकली कैसे ताल्लुक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो ये उसका फाइनेंस का मॉडल हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? सर एक दो कम कर देंगे तब भी मॉडिफिकेशन हो जाएगी? कम करने से कैसे होगी? क्योंकि वो जो कम होंगे तो वो जो ऑलरेडी जो काम हुआ जो ऑलरेडी मौजूद होंगे तो वो तो ऑलरेडी आपने गैप क्या लिटरेचर में क्या चीज़ ऐड की फिर आपने, ठीक है ना। तो जब तक आप कोई चीज़ इनोवेट नहीं करेंगे, इनोवेट का मतलब है कोई नई चीज़, मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि उससे आप कोई नई चीज़ मालूम कर रहे हैं दैट कैन बी जनरलाइज ओवर द लार्जर पॉपुलेशन। तो थ्योरी के अंदर कोई एडिशन कर रहे हैं आप बेसिकली, तो ये बेसिकली होता है मॉडिफिकेशन का मतलब, ठीक है। अमूमन जो है फाइनेंस के अंदर ये रिग्रेशन की जाती है, कोरिलेशन की जाती है और डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स होते हैं। ये पेपर कोई इतना खास अच्छा नहीं है, आप अच्छे पेपर देखेंगे तो आपको और अंदाजा हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई? एनी क्वेश्चंस? अच्छा, दूसरा ये कि मैंने ये किया हुआ है कि अपने जितने भी पुराने थीसिस या जो पेपर्स हैं वो SSRN पे मेरी साइट है, उस पर आप जाके जो है ना वो देख भी सकते हैं। तो आप कभी कोई टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो तो पहले तो ये देख लें इससे पहले थीसिस में और लोगों ने काम किया हुआ है नहीं किया हुआ। तो यू कैन गो टू SSRN, एक साइट है सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क। तो उस पर जो है पेपर्स जो हैं वो मैंने डाले हुए हैं, तो आप उसमें मेरे ऑथर पेज पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इससे पहले वो मैं इसलिए डाल रहा होता हूँ ताकि ये कि आने वाले लोग जो हैं उनका फ़ायदा हो कि भाई ये काम पहले से ऑलरेडी हुआ हुआ है, मेरे साथ तो कम से कम हुआ हुआ है। तो उसमें फिर आप इनोवेट करना जो है, फिर आप कोई और टॉपिक चूज़ करें, तो वो देख लीजिएगा एक तो। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल? सर कौन सी वेबसाइट बताई आपने अभी? SSRN मैंने कहा है। SSR मेरा नाम लिखिएगा गूगल पे और SSRN लिख लें, आपको मिल जाएगी। उस पर आप अपना रजिस्टर करा लें, फ्री होता है वो। SSRN में आपने वो अपने आप को रजिस्टर करा लिया, उसके बाद आप वो एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें जो है ऑलमोस्ट वो सारे जितने भी पहले के पेपर्स हैं तकरीबन कोई होंगे, कोई 200 समथिंग होंगे, तो वो उसमें अवेलेबल हैं जो इससे पहले काम हुआ हुआ है, तो उसमें देख सकते हैं। प्लस ये कि वैसे तो खैर मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे जो मैंने बताया उसमें भी ये पेपर निकल आएंगे। तो लेकिन फिर वैसे ही जो है अगर एडिशनली देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। रिसर्च गेट में भी शो हो रहे थे आपके अराउंड रिसर्च गेट में देख लें,
रिसर्च गेट में सारे नहीं है, SSRN में मैं खुद मतलब कोड करता हूँ। रिसर्च गेट वो खुद ही इंजन जो है वो वेब से निकाल लेता है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली सारे पेपर्स नहीं होंगे, लेकिन SSRN पे वो मैं खुद लोड कर रहा होता हूँ, तो इसलिए वो मैं बता सकता हूँ कि वो है। मैं या तो ऑथर पेज का लिंक भेज दूंगा आपको, मुझे बता दीजिएगा उस पर ग्रुप पे, मैं उसमें भेज दूंगा। वो उसमें वो मुझे पता है कि वो मैंने सारे उसमें अपलोड किए हैं, बाकी सारे जो है वो रिसर्च गेट वगैरह पे वो खुद ही वो सर्च करता है, ठीक है ना। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? तो बस ये है कि इसके बाद जो है आई विल बी अवेलेबल। अगर कोई अब इसके बाद हमारी क्लास तो ऐसा सच नहीं होगी, तो इट विल बी 1-to-1 इंडिविजुअल सेशन हो सकता है, तो डिस्कस करना है, मैंने आपको बता दिया अपना। अच्छा हाँ, दूसरा ये है कि टू सेव सम टाइम मैंने पिछले 1-2 बैचेस से मैं ये कर रहा हूँ कि मैं आपका थोड़ा सा रिसर्च काम खुद भी कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं मैंने अपने पास ना, तो मोस्टली वो प्राइमरी के हैं, सेकेंडरी में इतने ज़्यादा। अच्छा फाइनेंस के मेरे पास हैं टॉपिक, लेकिन वो बहुत टेक्निकल हो जाते हैं, तो मैं वैसे मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जो लोग इतने टेक्निकल नहीं हैं, टेक्निकली साउंड नहीं है, फाइनेंस वाले भी और इस्लामिक बैंकिंग वाले भी, जो टेक्निकली साउंड नहीं है, मींस के वो उन्होंने जो है बहुत टेक्निकल टॉपिक है फाइनेंस, तो उनके लिए मैं फिर भी मशवरा दूंगा आप प्राइमरी रिसर्च कर लें, वो हो जाएगी। जो HR वाले हैं पिछले बैच में 100% रिजल्ट आया था, और फाइनेंस वगैरह वालों का 50% से कम था, और बाकी लोगों का। उसकी एक रीज़न ये भी थी कि इसकी एक तो रीज़न ये था कि वो उन्होंने टाइम भी डिवोट किया, उसमें वो कोई शक नहीं है, लेकिन सेकंड एक ये भी रीज़न होती है कि प्राइमरी रिसर्च होती थोड़ी सी ज़्यादा, यानी उसमें क्वेश्चन है इकट्ठा करना ये सब होता है, लेकिन उसमें टेक्निकलिटीज़ नहीं होती, उसमें निकल जाती है वो, उसमें मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है, सोचने समझने का इतना टेक्निकल वर्क कम होता है। तो अगर फाइनेंस वाले भी कोई ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि हम वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं है और उन्हें थीसिस निकालना है और वो सब, तो वो ज़्यादा बेहतर ये है कि प्राइमरी सेलेक्ट कर लें। तो ये एक है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है, ये मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा कि आप लोग करें। और सेकेंडली ये कि मैंने कुछ पेपर्स डाउनलोड किए हुए हैं, कुछ मैंने अपने टॉपिक्स निकाले हुए हैं, वो उतने लेकिन है नहीं। आपकी तो क्लास बहुत बड़ी है, मेरे पास कोई 35-36 टॉपिक्स होंगे, मे बी 40 होंगे, तो इससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास होंगे। तो अगर कोई चाहता है कि वो टॉपिक मैं उनको असाइन कर दूं, तो वो मैं आपको भेज सकता हूं, लेकिन वो फिर टॉपिक जो भी असाइन करूंगा हो सकता है वो आपके इंटरेस्ट का ना हो, और हो सकता है वो आपकी फील्ड का भी ना हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको असाइन कर दूं, मेरे पास फाइनेंस के कम टॉपिक्स हैं, मतलब फाइनेंस मीन्स मैं फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च की। तो सेकेंडरी रिसर्च में टॉपिक्स मैं ऑफ शूट में नहीं दे सकता, वो आपको खुद सेलेक्ट करना होगा। प्राइमरी रिसर्च के अंदर कुछ टॉपिक्स मेरे पास हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो उस पर करना चाहें तो आप मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, जो प्राइवेटली मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे जो है वो टॉपिक आप बता दें। तो अगर वो टॉपिक आप ऑलराइट ले लेते हैं तो वो आपका अप्रूवल फिर आपकी हो जाएगी, वो वाली बात जो फर्स्ट 2 वीक्स वाली बात है। और अगर आप अपना देखना चाहते हैं तो वो अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो लेकिन वो मेरे पास लिमिटेड है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, फिर ये नहीं हो सकता कि मैं हर एक को टॉपिक दूं। तो अगर वो ख़त्म हो गया टॉपिक तो मैं आपसे माजरत कर लूँगा कि आने वाले लोगों से कि भाई अभी वो नहीं है। और अगर ज़्यादा लोगों ने किया तो फिर जो भी लिस्ट में जिसने पहले मुझे व्हाट्सएप कर दिया होगा कि टॉपिक के लिए, मैं उसका फर्स्ट कंसीडर करूँगा, और इसी हिसाब से होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, ठीक है ना। तो अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं टॉपिक आपको दे दूं तो मैं दे दूंगा, लेकिन फिर ये नहीं हो सकता कि फिर टॉपिक आपके उससे हो। लेकिन ज़्यादा बेहतर मैं कहता हूँ कि आप खुद रिसर्च करें, उसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करें। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? तो जिसको टॉपिक चाहिए प्लीज़ वो मुझे मैसेज कर दे प्राइवेटली। अपना जब आप मैसेज करें तो अपना नाम, अपना डिसिप्लिन और अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिख के ये लिख देंगे प्लीज़ सजेस्ट अ टॉपिक, तो मैं फिर आपको जो है वो टॉपिक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन लिखने से पहले पूरा चीज़ लिखें, अपना नाम, जो सेक्शन है, बैच, एरिया ऑफ, ये सब लिख के फिर आप मुझे टॉपिक के लिए भेजें, फिर मैं आपको टॉपिक इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा ठीक है अगर सर। मेरे पास मौजूद, ठीक है।
लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंस के टॉपिक फाइनेंस वाले हैं, तो मैं हो सकता है उनको एक अनरिलेटेड टॉपिक भी सेंड कर दूं। बस वो रिसर्च हो सकती है, वो मैं गैप कुछ निकाले में, गैप निकालना ज़रा मुश्किल काम है। आप लोग तो एक निकाल रहे हैं, मैंने कुछ 30-35 निकाल लिए हैं, तो वो मैं ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? उबैद अख्तर, कोई सवाल है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने भी प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च की बात की थी फाइनेंस वालों के हवाले से, मैं MBA 2.5 फाइनेंस से हूँ। जी जी मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं प्राइमरी रिसर्च टॉपिक की फाइनेंस के, क्योंकि अभी हमें तो डिस्टिंग्विश करने में बड़ा मुश्किल होगा कि प्राइमरी रिसर्च टॉपिक फाइनेंस में प्राइमरी में किस जैसे टाइप का फॉर हो सकता है। एग्जांपल देखिए, मैं समझ गया कि प्राइमरी रिसर्च फाइनेंस के अंदर जो है वो मुश्किल होती है। प्राइमरी फाइनेंस के अंदर बिहेवियरल फाइनेंस में काफी प्राइमरी रिसर्च देखी है, जिसमें आप कंज्यूमर से जो है उनका बिहेवियर मालूम कर रहे होते हैं, उसको लिंक कर रहे होते हैं स्टॉक प्राइस के साथ या दूसरी चीजों के साथ। लेकिन उसके अंदर गैप फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी काम हो चुका है। तो अगर आपको प्राइमरी रिसर्च करनी है तो ज़्यादा बेहतर यही है कि या तो आप खुद देख लें टॉपिक, वरना ये कि फिर आप फिर दूसरे म्यूचुअल उसके एंटरप्रेन्योरशिप में कर लें, लीडरशिप पे कर लें, दूसरी चीज़ों में कर लें जो कि प्योरली फाइनेंस नहीं है, लेकिन ये कि वो आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। फाइनेंस के अंदर प्राइमरी टॉपिक्स जो है वो बिहेवियरल में मिलते हैं, इसके अलावा नहीं मिलते। ठीक है ना? एनीथिंग एल्स? तो अगर आप प्राइमरी करना चाहते हैं तो एक बी प्रिपेयर्ड कि आपको शायद अपने डिसिप्लिन में टॉपिक ना मिले। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। तो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आप लोग मुझे भेज देते हैं, तो इवन फाइनेंस वाले भी बहुत सारे अगर भेज रहे हैं, तो फिर मैं उसमें जो है मैं भी उनको जो है उनके डिसिप्लिन का टॉपिक ना दूं। मैं इसलिए कह रहा था ना फर्स्ट जो लेकिन बस ये है कि आपका टॉपिक अप्रूव्ड होगा, आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है, मैं वही कह रहा हूँ कि इट्स अप टू यू कि अगर आपका एक शौक है, रुझान है, यू हैव टू डू समथिंग, तो आप अपना सर्च करें। और अगर ये कि वो नहीं हो सकता तो प्लीज़ आप मैं कर देता हूँ। ठीक है ना? लेकिन मैंने अगर टॉपिक से आपको दे दिया तो उसके बाद फिर आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैं कोई और टॉपिक, क्योंकि फिर सारी बात है वो आपको दे दिया तो फिर किसी और को नहीं मिला वो। तो इसलिए जो है फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि मैं उस पर काम नहीं हो सकता। तो मैं वो जो मैं आपको टॉपिक दूंगा उस पर हर हाल में काम करना हो, ये इसकी वो है। वरना अगर नहीं है तो फिर आप अगर ये समझती हैं कि नहीं यू हैव टू सर्च एंड, तो फिर आप अपना नाम वापस, अगर किसी ने मैसेज किया तो वो लिख दें कि अभी नहीं, आप बाद में सेलेक्ट करना। लेकिन अगर किसी ने ये लिख दिया और मैंने उसको सेलेक्ट टॉपिक दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि जो किसी और को मिलना था वो उनको मिल गया। तो फिर मैं अब किसी और को नहीं, फिर आपको उसी पे करना होगा, क्योंकि आपने किसी और का हक एक तरह से, अगर वो आपको नहीं मिलता कि कोई और कर लेता। ठीक है ना? तो इस वजह से जो है अगर मैंने किसी को दे दिया है तो फिर मैं उसी फिर यू हैव टू सेलेक्ट स्टिक टू दैट टॉपिक। और अगर आप समझते हैं कि नहीं यू हैव टू डू, मैं भी दे दूं और आप भी सर्च करें, तो फिर आप उसमें अभी लिख दें जो भी आप मैसेज कर रहे हैं कि उसमें के अभी आप ना दें, मैं बाद में देख लेंगे। ठीक है? तो ये नहीं हो सकता कि मैं आपको टॉपिक दूं, बाद में आप कहें कि नहीं मेरे मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो ये था और मैं वो करूँ। ठीक है ना? क्लियर है? एनी क्वेश्चन? यस सर। तो और मैं ये कहता हूँ कि आप माशाल्लाह बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और जो है ज़रूर आप अपना मैं तो आपसे इनकरेज यही करूँगा कि टॉपिक आप लोग खुद अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करें, उस पर थोड़ा रिसर्च कर लें, इतनी जल्दी ना करें इसको भेजने में कि भाई आप मुझे टॉपिक सेलेक्ट कर दें, फिर आप बाउंड हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा आप जो है ना खुद अपने तौर पे रिसर्च करें, और ताकि ये कि कम से कम आपको एक इंटरेस्ट तो हो ना करने में। इतना सारा मकसद यही है कि इसको जो है ना आप अपना इंटरेस्ट पैदा करें इसमें, तो वो बाउंड होना जो है थोड़ा सा वो हो जाएगा। बहरहाल खैर, इट्स अप टू यू। तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस? तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली हैं। कोई आपका सवाल है या कोई और है तो मुझे बता दीजिए। तो ये है कि ये 2 हफ्ते का टाइम है, 9th है ना, 9 नवंबर। यस सर, तो 9 9 नवंबर तक प्लीज़ आप जो है ना आप जो है मुझे भेज दें, उससे पहले भेज दें। ठीक है? डिस्कस करना है तो उससे पहले आ जाएं। नेक्स्ट संडे से तो मैं हूँगा ऑफिस में वहाँ, और ज़्यादा बेहतर ये है कि सुबह सुबह आ जाएं, यहाँ से होते हुए यूनिवर्सिटी से होते हुए आप चले जाए ऑफिस वगैरह।
तो ज़्यादा बेहतर यही है कि वो डिस्कशन जो भी करनी है, तो बहरहाल 2 वीक्स तक जो है ना यू शुड बी फाइनलाइजिंग द टॉपिक्स ना, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कोई सवाल, कोई डिस्कस, कोई और चीज़ पूछनी है, जर्नल कोई पूछना है, कोई और बात करनी है तो प्लीज़ ख़त्म कर दें, बिकॉज नाउ दिस इज द लास्ट टाइम वी विल बी बेसिकली डिस्कसिंग एज अ क्लास है। कोई सवाल है? कोई किसी को पूछना है, कोई एनीथिंग? चलें, ओके, बेस्ट ऑफ लक, फिर देन विल एंड अप हियर। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ठीक है सर। विल एंड अप हियर, और इंशाल्लाह ये कि विल मीट इंडिविजुअली। कोई आपको जो है